Good evening, everyone. I am Dr. Rajat Somani. आज हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं एंशियंट स्पाइन मैनिपुलेशन टेक्निक की। जी हाँ, आज मैं आपके कुछ पहले तो मिथ दूर करूंगा, उसके बाद कुछ साइंस की बात करेंगे। इसके पीछे का जो साइंस होता है, आपने देखा होगा अपने जहाँ भी आप रहते हैं, हर गांव में एक बोन सेटर जरूर होता है। एक बोन सेटर जो होता है वो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग देसी तकनीकों से, टेक्निक से इलाज करता है। कई बार आप आश्चर्य में हो जाते हैं कि कोई रस्सी बांध के इलाज कर रहा है, कोई लकड़ी से, डंडे से इलाज कर रहा है और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। वो हर किसी गांव में आपको एक बोन सेटर जरूर मिलेगा। यस, वो ट्रेडिशनल बोन सेटर है। उसकी पुश्तैनी जो ज्ञान उसका जो चला आ रहा है, उसको उसके फोर फादर्स से मिला है। बट क्या उस बोन सेटर के पास जाके हर मरीज ठीक होता है क्या? नहीं। कुछ मरीज ठीक होते हैं, कुछ मरीज बिगड़ भी जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि उसके पीछे का जो विज्ञान है, उसके पीछे का जो साइंस है, वो उस बोन सेटर को नहीं पता कि उसके पीछे का क्या बायोमैकेनिक्स है, क्या अर्गोनॉमिक्स है, क्या बायोडायनामिक्स है, क्या मैकेनिज्म है। ये जब तक नहीं वो जानेगा, तो ये तो अंधेरे में तीर मारने जैसा हुआ कि एक टेक्निक आई बोन क्लिक करने की, जॉइंट क्लिक करने की, जिससे कुछ मरीज तो ठीक हो गए, कुछ मरीज ठीक नहीं हुए और कुछ मरीजों का दर्द उल्टा बढ़ जाता है। तो हमारी जो ये स्पाइन मैनिपुलेशन टेक्निक है, इंडियन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग की जो मेथड है, उसको मैंने एक वैज्ञानिक ढंग से डिजाइन किया है। उसको एक साइंटिफिक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे डिजाइन किया है और मैं आज आपको वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। होता क्या है, मैं एक छोटी सी कहानी से एक आपको बोन सेटिंग के बारे में पूरा बता देता हूँ। आप अपना कार चलाते हैं, तो आपको अपने स्टेयरिंग में पता लगता है कि मेरी कार आज मिसअलाइंड चल रही है। दोस्तों, मिसअलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि उसके जो टायर हैं वो मिसअलाइंड है। एक टायर अदर डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा टायर दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। उसका पता अपने को आपको अपने स्टेयरिंग में पता लग जाएगा कि आपकी कार एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। उसका नुकसान क्या होगा? यस, उसके टायर घिसने लगेंगे। आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो उसके इंजन पे लोड आने लगेगा। एक दिन कार का इंजन बैठ जाएगा और आपकी कार खराब हो जाएगी। इतनी छोटी सी चीज थी अलाइनमेंट। यदि उस कार का अलाइनमेंट ठीक होता, उसके टायरों का अलाइनमेंट ठीक होता, तो आपकी कार का इंजन खराब नहीं होता। आप अपनी कार का जब अलाइनमेंट करवाने जाते हैं, तो वो जो अलाइनर्स रहते हैं, जो मैकेनिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो 200 ग्राम का, 50 ग्राम का एक वेट अपने कार के टायर में डाल देते हैं, जिससे आपकी कार अलाइन हो जाती है। अब इतना छोटा सा काम था, जो आपके कार के इंजन को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। बट हम लोग इग्नोरेंस की वजह से वो करवाते नहीं है। यही स्टोरी फिट होती है ह्यूमन बॉडी में। आपने सोचा है, आपके जो दो पैर हैं ऊपर वाले ने जो दिए हैं, वो आपके टायर हैं, वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। यदि वो मिसअलाइंड होंगे तो क्या होगा? यस, आपकी एक चप्पल घिसने लग जाएगी एक तरफ से। यदि फिर ध्यान नहीं दिया तो आपके घुटने खराब होने लगेंगे, फिर भी ध्यान नहीं दिया तो आपका रीढ़ की हड्डी खराब हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी में गर्दन आती है, कमर आती है, वो सब पेन करने लगेंगे, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क नाम दिया जाता है। फिर भी ध्यान नहीं दिया, आप उसी पेन के साथ यदि चल रहे हैं, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे असर आने लगेगा। जी हाँ, आपका हार्ट डैमेज होने लगेगा, क्योंकि आपके हार्ट को चलने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मसल्स और आपकी बोन्स ठीक तरह से लोड नहीं लेगी। इसीलिए हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण जो है, वो आपका मिस अलाइनमेंट है। अब इतना छोटा सा जो काम किया था उस मैकेनिक ने, 50 ग्राम का वेट एक पहिए में लगा दिया था, वो काम हम ह्यूमन बॉडी में भी कर सकते हैं और एक बड़े बीमारी को बचा सकते हैं।
यदि आपकी बॉडी अलाइंड है तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जी हाँ, तो उसी अलाइनमेंट मेथड को बोन सेटिंग नाम दिया जाता है, या स्पाइनल मैनिपुलेशन, या बॉडी मैनिपुलेशन, आर्टिकुलर टेक्निक। अलग अलग लोग अलग अलग नामों से उस मेथड को जानते हैं, पर सभी के पीछे का विज्ञान एक ही है, मिस अलाइनमेंट को अलाइन करना। होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। एक बार कंफर्मेशन हो जाए कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं मेरी टीचिंग आगे बढ़ाऊं। आवाज आ रही है? Yes, audible. क्लियर? यस, क्लियर। ओके, थैंक यू। सो बात करते हैं हम बोन सेटिंग के बारे में या जॉइंट सेटिंग के बारे में। आपने एक बहुत ही कॉमन बीमारी का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। मैं क्यों बता रहा हूँ आज को आपको आज इस बोन सेटिंग कुछ नहीं हो रहा। बैठ जाओ। प्लीज म्यूट। सो मिस अलाइनमेंट, हाँ, स्लिप डिस्क के बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो एक बहुत ही कॉमन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। क्या होता है दोस्तों स्लिप डिस्क में? स्लिप डिस्क में कई लोग बोलते हैं, इवन मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन को बोलते हुए सुना है कई बार, कि डिस्क खसक गई, गादी खसक गई या कुशन खसक गया। दोस्तों ये बहुत बड़ा मिथ है। गादी कभी भी खसकती नहीं है। स्लिप डिस्क नाम ही एक मिसनॉमर है। वो डिस्क कभी भी अपनी प्लेस से खसकती नहीं है, क्योंकि वो टिश्यूज के थ्रू बोन पे इस तरह से अटैच होती है कि उसको खसकाया नहीं जा सकता। हाँ, वो ब्रेक जरूर हो सकती है, टियर हो सकता है उसमें, लेकिन वो खसकती नहीं है। तो क्यों हम लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं? हम लोग स्लिप डिस्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम लोग एमआरआई रीड करते हैं या एमआरआई में जब इमेज देखते हैं तो वो डिस्क अपनी प्लेस से खसकी हुई दिखती है। यदि उसको गहराई से देखा जाए तो असल में वो डिस्क खसकी नहीं है। उसके बीच की जो जो उसके ऊपर और नीचे की जो बोन्स होती है, जिसको हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं, असल में उसका मिसअलाइनमेंट होता है और उसके कंपैरिजन में हमको हमारी डिस्क खसकी हुई दिखती है। अब जो चीज खसकी ही नहीं, उसको बैठाया तो जा ही नहीं सकता, राइट और रॉन्ग? सो ये जो बातें होती है, जो कायरोप्रैक्टर्स बातें करते हैं या बोन सेटर जो बातें करते हैं कि हमने डिस्क बिठा दी है, तो दोस्तों जो चीज खसकी ही नहीं उसको बिठाया नहीं जा सकता। हाँ, बोन्स के मिसअलाइनमेंट को अलाइन किया जा सकता है, जिससे डिस्क अपनी पोजीशन में वापस से आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्टिब्रा जिसको हम लोग L4 बोलते हैं, लंबर 4 कमर की, दूसरी वर्टिब्रा जिसको हम लोग L5 बोलते हैं। जनरली देखा गया है कि L4 और L5 के बीच में ही स्लिप डिस्क हो जाता है। तो क्या होता है, बायोमैकेनिकली हम समझें उसको, तो L4 की जो हड्डी है वो एक डायरेक्शन में रोटेट हो गई एंड L5 की हड्डी दूसरी डायरेक्शन में रोटेट हो गई। दिस इज अराइविंग अ ट्विस्टिंग मोमेंटम। सो ये ट्विस्टिंग मोमेंटम जो है, इसके कारण जो बीच की गादी होती है, जो बीच की डिस्क होती है, उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, वो डिफॉर्म हो जाती है, उसका शेप खराब हो जाता है, जिसको हम लोग डिस्क बल्ज, प्रोट्रूशन, हर्निएशन, एक्सट्रूशन या सिक्वेस्ट्रेशन अलग अलग नाम से स्टेज वाइज जानते हैं। इतना छोटा सा इसका विज्ञान है, इसका मैकेनिक्स है, कि हम लोग जब बॉडी अलाइनमेंट करते हैं या स्पाइनल अलाइनमेंट करते हैं तो कुछ नहीं करना होता है उसमें। L4 और L5 का जो डी रोटेशन हुआ है उसको वापस से न्यूट्रल कर दिया जाता है। जब ये न्यूट्रल कर देंगे तो डिस्क अपना जो ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल फॉर्म है, उसको गेन कर लेगा, और इसी को बोला जाता है डिस्क बिठाना या डिस्क सेट करना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इस विज्ञान को जाने बिना, इस बायोमैकेनिक्स को जाने बिना, बॉडी को लेके ट्विस्ट करते हैं, आवाज निकालते हैं, क्लिक की आवाज निकालते हैं, और वो लोग मानते हैं कि डिस्क बैठ गई या हड्डी सेट हो गई। तो दोस्तों क्लिक की
आवाज निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। क्लिक की आवाज तो हम डेली लाइफ में इस तरह से निकालते ही रहते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ये क्लिक निकालते हैं उसके 5 मिनट बाद फिर आप जब ये क्लिक निकालेंगे तो फिर से वही आवाज आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या बॉडी मिसअलाइंड हो गई, क्या आपकी उंगलियां मिसअलाइंड हो गई थी और आपने क्लिक निकाल के अलाइन कर दिया उसको। यदि अलाइन कर दिया तो 5 मिनट बाद फिर आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर आवाज आई। अभी आवाज क्यों आती है, इसके पीछे का क्या विज्ञान है वो समझ लेते हैं। ये आवाज दोस्तों नाइट्रोजन गैस के कारण आती है। हमारे जॉइंट कैविटी में नाइट्रोजन नाम की एक गैस होती है जो ऊपर वाले ने नेचुरली हमको दी है। जब भी आप इन जॉइंट्स को क्लिक करेंगे तो उसमें एक पॉप साउंड मिलता है, वो नाइट्रोजन गैस रिलीज होने का होता है। लेकिन 5 मिनट बाद वहां पे जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसी के अंदर फिर से नाइट्रोजन गैस आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली विज्ञान कहता है कि वैक्यूम कभी खाली नहीं हो सकता, वैक्यूम में हमेशा कुछ ना कुछ भरेगा, या तो पानी भरेगा या गैस भरेगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस यदि फिर से फिल हो जाती है तो उसमें फिर से प्रेशर क्रिएट होगा, एंड आप जब वापस से डी प्रेशर करेंगे तो फिर से वो क्लिक की आवाज आपको सुनाई दे देगी। तो बोन सेटिंग में जो लोग ये मानते हैं कि सिर्फ चटकाना, क्लिक की आवाज निकालना ही महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। कई बार हम जब बोन सेटिंग सिखाते हैं, मैनिपुलेशन सिखाते हैं, क्लिक की आवाज नहीं भी आती है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जॉइंट सेट नहीं हुआ। वहां पे नाइट्रोजन गैस नहीं थी या बहुत कम थी तो क्लिक की आवाज नहीं आई, या बहुत माइनर सा सबलक्सेशन मिसअलाइनमेंट था तो क्लिक की आवाज नहीं आई। तो क्लिक की आवाज निकालना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जॉइंट को ठीक करना इम्पोर्टेंट है। आप YouTube पे कई वीडियोस देखते हैं जिसमें माइक लगा के फेक आवाज निकाल के लोगों को भ्रमित किया जाता है, स्टूडेंट्स को भ्रमित किया जाता है। तो दोस्तों जो बोन सेटिंग होती है, मैनिपुलेशन होते हैं, वो कभी भी क्लिक की आवाज से क्लिक की आवाज उस पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लिक की आवाज जनरली वैसे भी चलते फिरते अपने हाथ या पैरों में से निकलने लगती है, तो नाइट्रोजन गैस के रिलीज होने के कारण निकल रही है। मेन एम क्या है, मेन एम जॉइंट को ठीक करना है, जॉइंट को अलाइन करना है बायोमैकेनिकली। So I hope, are you getting my point about clicking and all this joint manipulations? यस सर, यस सर। सर सबका माइक जो है ना मैंने म्यूट कर रखा है। जब ओके आपका ओके जी, सेशन हो जाएगा तो डाउट्स हम करेंगे। ओके। सर मॉडल कुछ रहेगा तो उस पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हाँ, मैं मॉडल पे भी हैं। एक्सप्लेन करूंगा अभी। मैं बाद में सभी को 10 मिनट भी दूंगा। जिसको भी अपने डाउट आ रहे हैं प्लीज राइट डाउन करके रखिएगा, ताकि मैं उनके 10 मिनट के अंदर सभी लोगों के डाउट सॉल्व करके आंसर्स भी करूंगा। ठीक है, तो अब समझते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि असल में बायोमैकेनिक्स होता क्या है, बायोडायनामिक्स होता क्या है। उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। हमारे पास एक शोल्डर कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। आप लोगों को मालूम होगा कि इस हड्डी को ह्यूमरस बोला जाता है, शोल्डर की जो हड्डी है, और इस हड्डी को स्कैपुला बोला जाता है। ये जो हड्डी है इसको क्लेविकल बोला जाता है। और ये ऑरेंज कलर के जो स्ट्रक्चर है ये लिगामेंट्स हैं, एंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट, लैटरल लिगामेंट, ये सारे लिगामेंट है जो जॉइंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। बायोमैकेनिक्स हम लोग देखते हैं शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स का क्या बायोमैकेनिक्स होता है, कैसे क्लिक काम करते हैं, कैसे मैनिपुलेशंस काम करते हैं, बॉडी में मैनिपुलेशन करते वक्त अंदर क्या होता है, अंदर की फिजियोलॉजी में क्या चेंज आता है। एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से मैं आपको क्लियर करूंगा। जब भी फ्रोजन शोल्डर होता है, एक बीमारी का नाम आपने सुना होगा फ्रोजन शोल्डर, जो बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है, ये जॉइंट ब्लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। जैसा ही नाम से क्लियर है कि फ्रीज हो गया, फ्रोजन हो गया, मीन्स यहाँ पे ये फ्यूज हो गया, चिपक गया। अब पेशेंट को हाथ उठाने में बहुत दिक्कत होगी, हाथ पीछे ले जाने में बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रीज हो गया है ये। क्या करना चाहिए? जब हम इस हाथ को ऊपर उठाएंगे, इस तरह से जब ऊपर उठाएंगे
तो ये जो हड्डी है जिसको ह्यूमरल हेड बोला जाता है, असल में देखा जाए तो इसका डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, तभी हाथ ऊपर की तरफ मूव करेगा। जस्ट इमेजिन, मैं जो बता रहा हूं इस मॉडल में मूवमेंट नहीं है, बिकॉज इट्स अ स्टैटिक मॉडल। मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट इमेजिन कि जब हाथ उठाएंगे तो ये हेड जो है यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, और ये देखिए मेरा हाथ अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। सो क्या देखा, जॉइंट कैविटी में जो मूवमेंट होता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उल्टा होता है। जब हाथ ऊपर उठेगा तो शोल्डर का में जो सॉकेट में जो ह्यूमरस हेड है वो नीचे मूव करेगा, एक ऊपर मूव करेगा एक नीचे मूव करेगा, तभी आपका हाथ ऊपर उठेगा। शोल्डर फ्रोजन में क्या होता है कि ये जो जॉइंट है ये नीचे आना बंद कर देता है। जब ये नीचे आना बंद कर देगा तो ये हड्डी ऊपर जा ही नहीं सकती। तो हम लोग एज ए बोन सेटिंग, एज ए सेटिंग स्पेशलिस्ट और अलाइनमेंट स्पेशलिस्ट, हम लोग क्या करते हैं, इस जॉइंट पे ग्लाइड्स दे के मैनिपुलेशन करके इसको नीचे करने की कोशिश करते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली शोल्डर ऊपर आने लगे। बहुत सारी मेथड्स इसमें होती है मैनिपुलेशन करने की, और बहुत सारे एंगल्स एंड डायरेक्शंस होते हैं। वो इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। सो एक उदाहरण जो मैं दे रहा हूँ उसी में सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जब आपका ये जॉइंट फ्रीज हो गया, ये नीचे जाना बंद हो गया हेड, और हाथ उठना बंद हो गया, तो आप ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे या हेड पे करेंगे? क्योंकि जॉइंट तो यहाँ पे है और ट्रीटमेंट हमेशा जॉइंट में होता है। तो हम लोग इस जॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे, इसको इनवर्ड और इंफीरियर ग्लाइड करने की कोशिश करेंगे, नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि हाथ आपका ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठने लग जाए। तो ये है इसका बायोमैकेनिक्स एंड बायोडायनामिक्स। क्या होता है बायोडायनामिक्स में, इन मसल्स के अंदर, यहाँ पे जो ऊपर कवरिंग है मसल्स की, डेल्टॉइड मसल है या रोटेटर कफ मसल्स होती है, उन मसल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग मैनिपुलेशन या आफ्टर मैनिपुलेशन, उसकी स्टडी को बोला जाता है बायोडायनामिक्स ऑफ द मस्कुलर सिस्टम और आर्टिकुलर सिस्टम। जब आपका हाथ ये थोड़ा सा ऊपर उठने लगेगा तो यहाँ की जो मसल्स है जिसको मिडिल डेल्टॉइड बोलेंगे, जो शोल्डर को ऊपर ले जाती है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी, उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। जब ये एक्टिव हो जाएगी तो यहाँ की जो इंफ्रास्पाइनेटस या सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है वो भी एक्टिव हो जाएगी, उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। सो आपने ये देखा कि जब एक गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ एक चाबी घुमाने की जरूरत होती है, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक चाबी तो घुमाई है, सिर्फ इस जॉइंट को अनलॉक करके इंफीरियर ग्लाइड दे दिया, ये चाबी घूम गई, अब सारी की सारी मसल्स ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी, जिसमें पूरा का पूरा रोटेटर कफ है, रोटेटर कफ एक्टिव हो गया। और जितनी बार आप ये सेटिंग दोहराएंगे उतनी बार में ये हेड डाउन होता जाएगा, और एक दिन आपका फ्रोजन शोल्डर ऑटोमेटिकली ही मैजिकल तरीके से ठीक हो जाएगा। I hope you understand this biomechanics and biodynamics of articular system. ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे बॉडी में जॉइंट होते हैं, हर जॉइंट का अलग अलग बायोमैकेनिक्स, अलग अलग बायोडायनामिक्स होता है। सो इसके पीछे का ये विज्ञान था, जो मेरा उद्देश्य था आपको वैज्ञानिक तरीके से इस टेक्निक को समझाना। हम जब हमारे कोर्सेज में ये सब मैनिपुलेशंस पढ़ाते हैं तो एक एक जॉइंट का पीछे का विज्ञान, बायोमैकेनिक्स, बायोडायनामिक्स एंड फिजियोलॉजी जरूर बताते हैं, जिससे वो मेथड सेफ रहे। एंड सेफ मेथड या सेफ तरीके से ही ट्रीटमेंट करना एक मेडिकल साइंस की खूबी है। इफ यू कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट, यू हैव नो राइट टू डैमेज द पेशेंट, दिस इज अवर ओथ। सो आपको कोई हक नहीं है जब तक उसके पीछे का विज्ञान ना जानो उस चीज का इलाज करने का।
सो हम लोग जब ट्रेनिंग देते हैं तो सारे के सारे रेड फ्लैग्स आपको बताते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताते हैं, किस पेशेंट में नहीं करना मैनिपुलेशन, किस पेशेंट में आपको करना है, इंडिकेशंस हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, टोटल रेड फ्लैग है, येलो फ्लैग्स है, किस पेशेंट में कर सकते हैं बट विद द सेफ मेथड। कई बार कुछ पेशेंट्स रिलेक्टेंट होते हैं कि हम लोगों को डर लगता है ये सब मेथड करने के लिए, तो हम लोग उसमें अल्टरनेट मेथड बताते हैं जो कि बहुत सेफ है, लाइक मायोफेशियल रिलीज, एसटीटी टेक्निक एंड ऑल दिस थिंग्स। सो जिससे पेशेंट जो है, किसी भी तरह का आपके पास पेशेंट आए आपकी ओपीडी में, आपको रेफर ना करना पड़े, आपका रेफरिंग जो परसेंटेज है वो कम हो जाए। सो अब मैं जो है आशीष जी को बोलूंगा कि 10 मिनट में मैं सभी के डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि इस मैकेनिज्म में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई पर्सनली कोई डाउट पूछना चाहता है तो वो लोगों को अनम्यूट करें प्लीज। ठीक है, अभी अनम्यूट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आए सर चैट में। इज इट हाँ जी, दैट व्हेन नाइट्रोजन गैस इज लेस so that can be an issue of weakness? अगर एक नाइट्रोजन मिनट। गैस कम है तो वीकनेस का कोई वो सिम्टम है क्या ऐसे कुछ? नो, देखिए जो सर, नाइट्रोजन गैस कम है या ज्यादा है ये उसके बॉडी की फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। मीन्स ये वही बात हुई कि किसी की हाइट कम है या किसी की ज्यादा है, वो नेचुरल उसका प्रोसेस है कि इसका ये मतलब नहीं है कि नाइट्रोजन गैस कम है तो उसमें कोई बीमारी है। जी नेक्स्ट, हेलो। श्रीधर पेट्रो सर। हाँ सर। सर सर ये जो आपने जो ये सर अब बताया सर, अभी मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आप ये क्या हमें आपके पास आके ये सब करना है या फिर क्या करना है सर। और मदर को ना सर एवियन हुआ है, हम्म। तो एवियन का इलाज कुछ मतलब कैसे हो सकता है। हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था तो 2 साल देखिए पहले। देखिए देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। जैसे ही मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन करी, फ्रोजन शोल्डर, एवीएन भी इसी तरह की एक बीमारी है जिसमें हिप जॉइंट नेक्रोज हो जाता है, हिप जॉइंट खराब हो जाता है हाँ ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। सर, एवियन के साथ वो L4 और L5 और सेकंड ग्रेड ऐसा कुछ मेंशन हुआ है हाँ यस सर, उसमें। होता ही है हमेशा एवीएन के साथ में L4 L5 S1 स्पाइनल सेगमेंट इन्वॉल्व होता ही है, क्योंकि जब हिप जॉइंट लोड नहीं लेता तो स्पाइन के सेगमेंट लोड ले लेते हैं, ओवरलोडिंग हो जाती है। सो जैसे ही फ्रोजन शोल्डर का मैंने एक एग्जांपल बताया, वैसे ही हिप जॉइंट में जब एवीएन होता है तो हिप जॉइंट फ्रीज हो जाता है, लॉक हो जाता है। उसको भी इस मेथड से ठीक किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। और सर हमने वो बहुत सारा मतलब ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी डॉक्टर बताया था, तो ऐसे हमने सब फिजियोथेरेपी बुला बुला के या फिर जाके भी उनके पास बहुत सारा चीजें किया है। तो ये आप जो बता रही हैं अलग ही है क्या टेक्निक? ये सर बहुत अलग टेक्निक है, ये मिक्सचर ऑफ सो मेनी टेक्निक है। देखो ये टेक्निक आपको किसी किताब में या कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से डिजाइन की हुई टेक्निक है, जिसमें कुछ मेथड्स फिजियोथेरेपी के भी हैं, कुछ मेथड मसल रिलीज टेक्निक के हैं, कुछ मेथड कायरोप्रैक्टिक टेक्निक के हैं, कुछ मेथड्स आर्टिकुलर मैनिपुलेशन टेक्निक के हैं। ऐसे मिली जुली एक मैंने टेक्निक बनाई है जिससे रिजल्ट ओरिएंटेड टेक्निक है वो मैंने मेरे अनुभव से बनाई है। अच्छा, सर फिर ये हमें सीखना है या फिर आपके पास आके ट्रीटमेंट करना है, फिर क्या सर? सर आपने ये ज्वाइन किया वेबिनार, ये एक ट्रेनिंग ओरिएंटेड वेबिनार है ना। हम लोग अच्छा स्टूडेंट्स को सर, मोटिवेट कर लेकिन रहे हैं कि उस मतलब सर हम खुद पहले ट्रेनिंग लेके फिर ट्रीटमेंट देने टाइप का हमारा खुद मतलब हो जाएगा क्या? इतना एक्सपीरियंस हम हो जाएंगे क्या? सर आपका फील्ड क्या है? नहीं नहीं, मेरा फील्ड तो नहीं है सर कुछ भी मतलब रिलेटेड टू मेडिकल। मैं तो हाँ, इंजीनियरिंग से हूँ सर। नहीं सर, तो इंजीनियरिंग वालों के लिए आपको ट्रीटमेंट देना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पीछे का जब तक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नहीं पता अच्छा, तो सो मुझे सर पता नहीं था, मैं हाँ, मीटिंग पे ऐसे ही ज्वाइन किया था। आप ट्रीटमेंट लेने जरूर आ सकते हैं। सर ये कहाँ पे है सर? सर मेरा क्लिनिक जो है इंदौर में है, वो डिटेल्स आपको आशीष सर दे देंगे। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। जी सर वैसे गूगल में भी मिल जाएगा ना सर आपका सब हाँ जी डिटेल? सर, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा आपको। ठीक, थैंक यू सर।
सर इनको ये बोन सेटिंग मालूम नहीं है, थोड़ा देखा नहीं होगा वीडियोस वगैरह। हाँ तो ये हाँ। चलने दो इधर, मैं आपके चैनल पे कुछ शॉर्ट्स है ना, एक दो दिखा देता हूँ इनको। एनी अदर हेलो। डाउट, किसी को कोई डाउट? हाँ सर, मैं संजय शेलार। जी जी। आपने जो बताया वो फीमर हेड जो होता है वो नेक्रोस्ट जी। होता है, डिजनरेट होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो इससे कैसे ठीक हो जाएगा ये? सर मैं आपको थोड़ा सा विज्ञान बता देता हूँ इसके पीछे का। जो चीज नेक्रोज्ड हो गई है, यस, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, बट नेक्रोज्ड होने हाँ। से रोका जा सकता है, क्योंकि एवीएन की ग्रेड्स होती है, ग्रेड 5 तक। सो यदि पेशेंट हमारे पास ग्रेड 3 तक भी आता है तो हम लोग एवीएन को रोक देते हैं, और उसके बाद मसल स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम में उसको डालते हैं, जिससे उसकी मांसपेशियां मजबूत हो जाए और फीमरल हेड पे लोड कम हो जाए। तो पेशेंट की लाइफ स्टाइल सुधर जाती है, और उसको चलने फिरने में जो परेशानी है, जो दर्द है, उससे वो मुक्त हो जाता है। अच्छा, और वो हाँ, क्योंकि क्या ट्रीटमेंट है ना सर करने कि अभी अभी आफ्टर कोविड ये देखा जा रहा है कि 30 साल के बच्चों में या 35 साल के नौजवानों में एवीएन हो रहा है। अभी 30-35 साल में बराबर। यदि रिप्लेसमेंट हो जाता है तो उसकी तो आपको मालूम है, जब हिप रिप्लेसमेंट होता है टीएचआर, तो उसकी जो लाइफ होती है जॉइंट की वो 15 साल तकरीबन होती है। 15 बराबर। साल के बाद दोबारा रिप्लेसमेंट कराना पड़ सकता है। तो हम यदि बराबर। 10 साल भी इस जॉइंट को बचा सकें उसके लिए, तो हम्म, लाइफ में एक ही बार रिप्लेसमेंट होगा, वो भी 45-50 की उम्र में। ठीक है ना? बराबर। यदि 30 साल में उसका रिप्लेसमेंट हो गया तो लाइफ में कितने रिप्लेसमेंट होंगे 15-15 साल में? तो नहीं, क्वालिटी वो ऑफ लाइफ जिन सुधर जिन लोग, जाता है। अच्छा, हाँ हाँ जी सर। हाँ, जिन लोगों ने वो रेमडेसिविर ले लिया है उन लोगों को ये तकलीफ ज्यादा हो रही है अभी। हाँ, उन्हीं लोगों को सर बहुत ज्यादा तकलीफ है। रेमडेसिविर है या स्टीरॉइड्स, हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड्स लिए हैं, उन्हीं लोगों में देखा जा रहा है। सो ये देखो, 3 हम दिन लोग में सर। भगवान तो है नहीं कि खराब जॉइंट को नया बना दें, है ना? बराबर। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार सकते हैं। 10 साल 15 साल भी यदि उसका नेचुरल जॉइंट हम लोग बचा ले, तो इससे बड़ी खूबी और इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं होगी। बराबर। और सर, 3 कोई भी दिन में विज्ञान ये मैं 100%। सीख जाऊंगा? हाँ जी सर। 3 दिन में मैं सीख सकता हूँ क्या ये सब? सर बहुत कुछ आप सीख सकते हैं 3 दिन में। सर बहुत कुछ मैं 3 दिन में आपको वहीं पे रहना होगा, और रोज का आपका 14 आवर्स का जो है सेशन रहेगा, कि उसमें प्रैक्टिस भी है, ट्रेनिंग भी है, सब है, हम कवर करेंगे। ठीक है, ठीक। ठीक है, सर एक सर ये बेसिक एनाटॉमी का नॉलेज होना चाहिए आपको। हेलो। पेशेंट को अभी 60-70 नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट श्रीनिवास नायडू सर पूछेंगे अभी क्वेश्चन। यस मेरा सर, आवाज चाहिए सर? नेक्स्ट। नमस्ते जी। जी नमस्ते सर। मेरा नाम श्रीनिवास नायडू है, मुंबई से बात कर रहा हूँ सर मैं। जी सर, बताइए। कि मेरा जो क्वेश्चन था वो उसका तकरीबन आंसर तो मुझे मिल गया है। मुझे यही पूछना था कि बेसिक जो एनाटॉमी है सर, हमको जो वो पता कितना हद तक पता होना चाहिए अगर हम एक कोर्स जी करते हैं तो? जी जी, एनाटॉमी कितना हद तक पता होना मुझे चाहिए, यही पूछ रहे मैं हैं? बेसिक थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, पर मुझे उतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है उसका। देखिए सर, जब हम लोग ये ट्रेनिंग का डेट फाइनल होगा, जी या फिर ट्रेनिंग के जो प्री डेट्स रहेंगे, उसमें हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की कुछ बेसिक किताबें होती है। अच्छा। यदि आप कुछ बेसिक जानते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, तो उन किताबों से आप स्टडी करके, ट्रेनिंग के पहले स्टडी करके अपने आप को थोड़ा सा एनाटॉमी में एक्सपर्ट कर सकते हैं, ओके और इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। सर सर ये श्रीनिवास सर, आपने पेशेंट पे काम किया है, कुछ थेरेपी आप देते हो? जी नहीं सर, मैं असल में नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से हूँ, तो वेलनेस के ऊपर काम किया थोड़ा, पर वो प्रोडक्ट वाइज है, पर मैंने ऐसे कभी इस तरह से कभी काम नहीं किया। ठीक है, आपको कुछ वीडियोस और बुक्स शेयर कर दूंगा मैं, जी स्टडी करके आओ। बाकी तो कुछ नहीं, अल्टरनेटिव थेरेपीज में ही बोन सेटिंग है, ओके। तो आप सीखना नेक्स्ट चाहते हैं तो कर सकते एक लास्ट मुझे पूछना था, जैसे आपने इस क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया, इस चीजों के बाद हमें किस तरह का सर एक सपोर्ट मिलेगा ताकि हम उसको सर आपको हम लोग लाइफ टाइम सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हमारे स्टूडेंट्स का, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स की क्वेरीज सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स को यदि पेशेंट देखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग वो भी सॉल्व करते हैं। अच्छा और सर हम रेगुलर बेसिस पे जूम मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं एवरी वीक जैसे है,
तो उसमें सर खुद टाइम देते हैं अपने ओपीडी में और प्रैक्टिकली मॉडल पे सब चीजें करके भी बताते हैं, डाउट्स क्वेरी भी सॉल्व होता है। तो जो हम करते हैं सर उतना एफर्ट शायद कोई लेता होगा जो ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू क्रिएट हीलर्स, ओके, नॉट ओनली ट्रेनिंग देना है और बस ऐसा नहीं है। Great, great. Thank you, sir. Thank you, thanks a lot. नाउ सरला ओके। हाँ सर, मेरा है। हेलो जी मैडम। सर, मैं चेन्नई से बोल रही हूँ। मेरा राइट हैंड लिफ्ट नहीं हो रहा सर अचानक। हेलो, जी आपको फ्रोजन शोल्डर है? एक्चुअली हाँ वही, ऊंचा नहीं पा रही हूँ और बैक में भी नहीं जा रहा है। हाँ मैडम, ये फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हुआ है आपको। आर यू डायबिटिक? नहीं सर। ठीक है, तो माइट बी ड्यू टू सम इंजरी आपको ये प्रॉब्लम हुआ है। इट्स कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था। हाँ, तो अभी तो नेक इसमें में भी वो दर्द हो रहा है सर। हाँ मैडम, वो जो शोल्डर का पेन है नेक तक रेडिएट होता ही है। जब तक शोल्डर ठीक नहीं होगा नेक पेन आपका जाने वाला नहीं है। अच्छा, तो अभी इसका मतलब सर वो नेक से शोल्डर होता है या शोल्डर से नेक होता है? सर वाइस वर्सा, दोनों तरह से हो सकता है। ओके। सर आपका कॉल रजत जी, अभी मैं ट्रेनिंग पे आता हूँ, तो ट्रेनिंग का ये डिटेल दे देते एक्यूपंक्चर हैं में तो। हो जाएगा सर? मैडम मैं एक्यूपंचरिस्ट नहीं हूँ, इसलिए एक्यूपंचर के बारे में नहीं बोल सकता कुछ भी। अच्छा, हो मैम हो आप भी कहाँ सकता से है, हो? नहीं भी हो सकता है। कहाँ से हो आप? चेन्नई। हाँ, दिल्ली, चेन्नई चेन्नई सर। चेन्नई, ओके। चेन्नई से है यू वो, तो यू और वो टेक माय नंबर, ओके। ओके तो मैं आपको व्हाट्सएप पे चेन्नई में कोई करते हैं बोन सेटिंग, उनका रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके ठीक है, अभी मैं ट्रेनिंग पे चलता हूँ कि ट्रेनिंग कब हाँ, रहेगा क्या। आशीष जी, एक एक मिनट आशीष एक जी, मिनट एक मिनट सर। जी सर, आशीष जी, मेरे मुझे पूछिए आशीष पूछिए। जी, मैं एक्चुअली डॉक्टर रजत से पूछना चाहता हूँ। मैं खुद भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और इंदौर से ही बिलोंग करता हूँ। तो इंदौर में आपका डॉक्टर रजत का कोई वर्कशॉप वगैरह होता है क्या इस तरीके का? बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल मुश्किल हो जाता है कि मतलब बाहर जाके ट्रेनिंग लेना और उसके लिए। सर तो आपका नाम इंदौर क्या है? में अंकित वाजपेयी, डॉक्टर अंकित वाजपेयी, फिजियोथेरेपिस्ट। ओके सर, ओके। सर इंदौर में अभी 2 मंथ पहले हुआ था, हमारा वर्कशॉप हुआ था 3 दिन का, 4 दिन का। अच्छा, हाँ ओके हमें इंदौर में हुआ ऑल था। ओवर इंडिया में करना पड़ता है, ओके। तो आप अभी ट्राई करो नेक्स्ट आने का। नहीं है आपका तो नेक्स्ट इंदौर आपका रहेगा कब तो शेड्यूल है इंदौर के लिए? इंदौर का तो यस। फिक्स नहीं सर। इंदौर हुआ, अभी महाराष्ट्र दिया है, फिर हमें बिहार में पटना में भी लेना है, अहमदाबाद में लेना है, ओके। ओके, हैदराबाद में लेना है, कोलकाता में लेना है, तो डिमांड तो सब जगह से है। तो अंकित सर आप मेरा नंबर ले लीजिएगा। यदि जी इंदौर में ठीक है, कुछ होता है तो मैं आपको प्री इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ओके डॉक्टर रजत, थैंक यू, थैंक यू। यस, है ना? और इंदौर में हो तो फिर मिलेंगे एक बार। जी जी बिल्कुल डॉक्टर रजत, बिल्कुल इंदौर में मिलेंगे। सर रहेगा, दो मंथ में रहेगा, ठीक है। मेरा ठीक है, नंबर तो हाँ सबके पास है ना, आपका मैसेज में और डॉक्टर रजत। व्हाट्सएप पे जो नंबर है जी जी मुझे आप शेयर कर देना, जो भी चीजें है बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर रिगार्डिंग में कर। इन्फॉर्म कर लूंगा, और वो ग्रुप में ही आपको डाल दूंगा वो सिटी। ओके ओके। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। जी जी हेलो। सर बोलिए। हाँ नमस्कार सर, ये यदि हाँ जी। सर म्यूट हो गया, माइक म्यूट हो गया आपका। गुप्ता जी बोल रहे थे। हाँ सुचित गुप्ता बोल रहा हूँ। जो हाँ, अर्थराइटिस में स्टेरॉइड दिया जाता है सर, तो उसका जी क्या सर। साइड इफेक्ट सर क्या है? अर्थराइटिस में जो स्टेरॉइड दिया जाता है उसका पहले तो मैं हम्म, एक छोटा सा बेनिफिट बता देता हूँ। उससे पेन रिलीफ हो जाता है तुरंत, हाँ लेकिन सर, फॉर द पेन। टाइम बिंग होता है। फॉर द टाइम बिंग होता है, वो बोल नहीं सकते आप कि 1 महीने के लिए असर करेगा या 2 महीने पेन कम रहेगा। लेकिन उसका एक मेजर साइड इफेक्ट है कि डायबिटिक होने का या प्री डायबिटिक होने का चांस रहता है। सर अभी जैसे कोरोना काल में रेमडेसिविर वगैरह जिन लोगों को चला है, डेक्सोना स्टेरॉइड जिसको जी ज्यादा से चला है जी। सर, उसको अर्थराइटिस बैक पेन वगैरह ये सब क्या है? मतलब इसकी क्या है सर ये?
सर स्टेरॉइड की वजह ये जो है हाँ आप सही पूछ रहे हैं कि जिनको स्टेरॉइड नहीं दिया है उनको क्यों इतने सारे ये साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये आपको मैं बताना चाहूंगा, ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम करके एक प्रॉब्लम है जो जी कोविड वायरस के द्वारा इंसान के शरीर में हुई है, जिसमें एएनए पॉजिटिव हो गया है, ऑटो इम्यून डिसीज हो गई है, जिसको ओ, हिंदी में गठिया बोलो या अर्थराइटिस बोलो मेडिकल जी टर्म में। तो बहुत जी सारी चीजें हो रही है, वो कोरोना वायरस का साइड इफेक्ट है। तो सर आर्थराइटिस के लिए कुछ आप उपाय बताएं सर। सर ऐसे तो उपाय मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, है ना। आपको चाहिए तो आशीष सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं पर्सनल में मैं नर्सिंग शेयर स्टाफ कर लूंगा। मैं नर्सिंग हाँ जी स्टाफ सर। हूँ। अभी मैं इसके आगे जिनको ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है वही रहेंगे मीटिंग में। बाकी लोग जिनका हेल्थ इशू है ना, मुझे मेरा नंबर है सबके पास, मुझे नहीं मैसेज हेल्थ इशू, मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ बॉस, मैं हेल्थ इशू करिए। से नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ओके, नहीं नहीं, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ सर, क्या टाइम का भी ये होता है ना, तो डाउट्स ओके के सर लिए ओके। अभी हमने टाइम आप आप नंबर ले लीजिए, आशीष जी डॉक्टर का अजय नंबर से ले मेरा एक लीजिए। क्वेश्चन था। हेलो। जी सर। हाँ सर, वो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके सेशन में ये जो ट्रेनिंग करवाने जा रहे हो आप, वो जो हाँ जी। एक्सीडेंट फ्रैक्चर होते हैं, टिबिया हाँ जी। फ्यूमरस वगैरह, तो वो हाँ भी हाँ सेटिंग हाँ। करने का सिखाने वाले हो क्या आप? सर देखो, फ्रैक्चर यदि कम्युनिकेट फ्रैक्चर है और बोन यदि गलत जुड़ गया है, मिसअलाइन जुड़ गया है, तो उसको तो अलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम लोग जॉइंट्स पे काम करते हैं ना कि बोन्स पे, मतलब शाफ्ट पे काम नहीं फ्रेश करते। फ्रेश जॉइंट फ्रैक्चर्स यदि बोल रहा हूँ। मिसअलाइन है तो। हाँ जी सर। फ्रेश फ्रैक्चर्स बोल रहा हूँ मैं, अभी अभी हुआ है, और वो जो बोन सेटर्स होते हैं सर ना गाँव गाँव उसका, में। हाँ उसका हम लोग टेपिंग जरूर सिखाएंगे आपको। अच्छा। उसको, हाँ कैसे स्टेबलाइज करके उसको टेपिंग करना है वो जरूर सिखाया हाँ। जाएगा। बट उसमें भी एक ओके। लिमिटेशन है, उसमें सिर्फ हेयरलाइन फ्रैक्चर और थोड़े से जो सेफ फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें हम लोग काम करते हैं। कम्युनिकेट फ्रैक्चर और क्रश फ्रैक्चर को तो ऑपरेशन के लिए रेफर करना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा। ओके। मैं थोड़ा ठीक है स्टार्ट करता हूँ अभी। हेलो सर। सर। हेलो। जी मैडम। यस बोला। हेलो। हाँ सर, आई एम फिजियोथेरापिस्ट। हम्म। हाँ सर, एक्चुअली पोस्ट फ्रैक्चर है, एल्बो फ्रैक्चर है, पोस्ट फ्रैक्चर। ओके। आफ्टर 3 months के बाद पेशेंट जब आता है तो स्टिफनेस के साथ आता है। यस, तो सर उसके लिए जी कुछ मैनिपुलेशन वगैरह कुछ दे सकते हैं बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छे मैनिपुलेशंस होते हैं पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस को दूर करने के लिए, क्या? बट और रिजल्ट बहुत फास्ट रिजल्ट होते हैं। हाउ मेनी डेज सर मिनिमम? मैडम डिपेंड करता है कौन सी बोन में फ्रैक्चर है, कौन से जॉइंट में डिसलोकेशन है, या कौन से मसल में टाइटनेस है, वो डिपेंड करता है। ऐसे हाउ मेनी सेशंस तो नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल जो रेडियल फ्रैक्चर की यदि बात करें, जिसमें कास्ट चढ़ा है और बाइसेप्स टाइट हो गया है, जिसकी वजह से हैंड में ये वाला फ्लेक्शन लॉकिंग एफएफडी मूवमेंट मिल जाता है, उसमें यस। हम लोग मैक्सिमम 7-8 सेशंस में वो एफएफडी उसका दूर कर देते हैं। उसके ओके। साथ में स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम आप जानते ही होंगे, यस साथ के यस। साथ में कोलेटरली वो चलाना पड़ता है। ओके सर, ओके। और सर जस्ट लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उनके लिए जी भी है? मैडम, बिल्कुल ऑस्टियो। मैडम। रूमेटॉइड, हाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस तो कोर फील्ड है बोन सेटिंग का, वो उससे बहुत अच्छे से मैनेज होता है। एंड यस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी यस बिल्कुल ओके। होता है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। वो मैं 3 दिन में हेलो। सीखा, पूरा सीखा नहीं तो फिर बाद में फिर कोर्स करना पड़ेगा क्या आपका? नहीं सर, हमारे रिवीजन क्लासेस भी होते हैं, वेबिनार्स होते अच्छा। हैं, रिवीजन वेबिनार्स, उसमें आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, और कुछ वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ स्टडी मटेरियल आपको क्लास के दौरान दिया जाएगा, जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं। मैं सर ये ट्रेनिंग में जो है ना, हम्म हेल्थ प्रोफेशनल्स भी है और हेल्थ फील्ड में काम करने वाले भी है। तो अभी इसमें हम्म ऐसा होता है कि ये तो हेल्थ रिलेटेड फील्ड में है, डॉक्टर नहीं है, बट उसमें हम रेड फ्लैग्स भी बताते हैं कि जो डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, वो कौन से केसेस उसको करना है, और जो नहीं है उसको कौन से नहीं करने हैं, ये भी हम लोग बताते हैं। तो इसमें सब कंबाइन होता है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ फील्ड से होना चाहिए बंदा, और बेसिक एनाटॉमी का नॉलेज होना चाहिए, पेशेंट पे कुछ काम किया होना होना चाहिए।
ओके, ये जरूरी है। उधर पेशेंट पे प्रैक्टिकल करने को मिलेगा? वहां पे तो हम स- ग्रुप्स बनाते हैं सर। ओके, तो जैसे 30 स्टूडेंट्स का बैच होता है हमारा, 30 से ज्यादा नहीं लेते हैं एक बैच, तो उसमें 10-10 का 3 ग्रुप बना देते हैं। तो जैसे सर ने 4 स्टेप आपको सिखाया है, तो आपको वो सर के सामने ही एक बंदा 9 लोगों पे करेगा, इससे प्रैक्टिस चलती है फिर। ओके, ऑब्जर्व भी करते हैं, पर्सनली चेक भी करते हैं, और फिर अगेन सेशन चलता है। तो ऐसा हम लोग स्टेप बाय स्टेप दिन भर सेशन चलता है। सुबह 9 से रात को 9 बजे तक पूरा शेड्यूल रहता है, बीच में 2 बार हमें छुट्टी होती है। और फिर बाद में वापस 9 से 11 अगर किसी को प्रैक्टिस करना है तो हम अवेलेबल होते हैं, वहीं पे अकोमोडेशन होता है। तो तभी भी आप दिन भर का प्रैक्टिस आप दोहरा सकते हो ट्रेनिंग हॉल में। ओके, सो ऐसा 3 दिन अच्छा। होता है सेशन अपना। तो जो 5 दिन में हम करते थे वो अभी 3 दिन में कवर कर रहे हैं। जो 8 घंटा का टीचिंग डेली रहता था, 7 से 8 घंटा, तो अभी लगभग हम 14 घंटे तक लेके गए। ओके, ऐसा करना। और फिर उसमें आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ही इतनी हो जाती है ना, कुछ स्टेप जो है मतलब ज्यादा नहीं। लोग बाहर क्या बोलते हैं, हम 100 स्टेप सिखाते हैं, हम 80 स्टेप सिखाते हैं, तो वो मतलब नहीं है। ओके, डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है, और बाकी स्टेप्स कम रहेगी। तो स्टेप्स में आप अगर वो मिल नहीं रहा है इधर। इसका समझ। ओके, तो स्टेप्स में भी आप अगर काउंट बढ़ा देंगे, स्टेप्स में भी कुछ स्टेप्स होती है, तो फिर 30 स्टेप्स का ही मैं आपको ना 90 स्टेप्स करके बताऊंगा, तो वैसे नहीं होता है। तो कम ही सीखेंगे जो भी है, लेकिन पूरा बॉडी को मैनिपुलेट करना सीखेंगे, और प्रॉपरली काम होगा। अभी मैं थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में फास्ट एक ओवरलुक दे देता हूँ आपको। ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइज किया है, तो नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस। ओके, सो ये पैरामेडिकल कॉलेज है नासिक में, त्र्यंबकेश्वर के पास में है। त्र्यंबकेश्वर इज जस्ट 15 मिनट्स अवे फ्रॉम दिस, तो वो हाईवे पे ही है। तो उनके थ्रू हमने कोर्स लॉन्च किया है। तो फर्स्ट टाइम कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है कि कोई ऐसा कोर्स है जो किसी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रीमाइसेस में हो रहा है और उनके द्वारा रन किया जा रहा है, लीड किया जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें और भी एक इम्पोर्टेंट है कि जो भारत सेवक समाज करके है, ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन जो है, तो उसके थ्रू वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो उसका एक 6 मंथ ड्यूरेशन का कोर्स होता है, स्पाइन मैनिपुलेशन बाय नेचुरोपैथी। उसका भी सर्टिफिकेशन और बाकी सब चीजें उसमें हम कवर कर रहे हैं। प्रैक्टिकल तो कवर ही हो ही जाएगा, और फिर 1 महीने के ड्यूरेशन के अंदर आपके घर पे वो सर्टिफिकेशन भी आ जाएगा। उसके इन बिटवीन आपको कुछ स्टडी मटेरियल्स भी दिए जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो नॉन मेडिकल मतलब किसी का सेंटर नहीं है, उनको स्टार्ट करना है थेरेपी सेंटर बोन सेटिंग का, तो भी वो उसके बेसिस पे कर सकते हैं। और एक वैलिड आपके पास नहीं, मैं अलाउ नहीं करता। ठीक है, मैं अलाउ करूंगा तब आपको बात करनी है। 5 मिनट की बात है। तो स्पाइन मैनिपुलेशन बोलेंगे, बोन सेटिंग बोलेंगे, तो उसके टेक्निक से सब कवर करेंगे। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया है हमने। वर्किंग डॉक्टर या वर्किंग हेल्थ प्रोफेशनल हैव अ हिस्ट्री ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट, हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ एनाटॉमी। कब है अपना ट्रेनिंग? 28 से 30 अप्रैल, 3 डेज का वर्कशॉप रहेगा, 36 आवर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा। ओके, और उसमें प्लस 2 आवर्स आपको 6 आवर वो जोड़ दो कि जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है आपको। इसमें एक मैंने और अपॉर्चुनिटी रखा है आपके लिए कि 3 दिन का ट्रेनिंग है, लेकिन 1 ऑफ मई को भी जिनको रुकना है इवनिंग तक वो रुक सकते हैं। सर नहीं है लेकिन हम अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे, तो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आफ्टरनून 3 बजे तक हम रखेंगे। ओके, तो उसके लिए भी कोई बंदा रुकना चाहता है रुक सकते हैं। आपको त्र्यंबकेश्वर वगैरह जाना है वो भी प्लानिंग कर सकते हो आप, ये भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगा आपको। और कोर्स डिलीवरी ऑफलाइन ये सब ठीक है। ड्यूअल सर्टिफिकेशन मैंने बोल ही दिया आपको, BSS का आपको मिलेगा 6 मंथ ड्यूरेशन सर्टिफिकेट कोर्स, और सर्टिफाइड बाय पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, इनका और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी थोड़ा सिलेबस पे ओवरलुक कर लेते हैं। रजत सर, एक जस्ट ए मिनट। ठीक है रजत सर आ जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस में क्लिनिकल एनाटॉमी,
पैथो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पाइन, बायोडायनामिक्स स्पाइन का, प्रिंसिपल ऑफ बोन सेटिंग, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। तो इसमें हमने क्या किया है कि ना कि सिर्फ स्टेप्स आपको काउंट करवाना है, आपसे करवा लेना है, लेकिन मेन फोकस जो अपना है वो डायग्नोसिस पे है। तो 80% इज द डायग्नोसिस। अगर प्रॉपर डायग्नोसिस आपका है तो उतना ही काम करना है जितना जरूरी है। जो जगह पे काम करने की जरूरत नहीं है उसको नहीं करना है। कुछ लोग अभी बोन सेटर रहेंगे भी इसमें, तो पता नहीं चलता है जब पेशेंट आता है तो जैसे अंधेरे में तीर चला रहे हैं वैसे काम करते हैं आज के डेट में। ओके। और इनडायरेक्ट मेथड भी हम लोग सिखाते हैं कि अगर किसी एरिया पे पेशेंट को बहुत पेन है तो सीधा डायरेक्टली उसी एरिया पे काम मत कीजिए। ओके। तो एक जस्ट सेकंड, आपको मेरा प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा होगा। ओके ओके। तो रजत जी ये सिलेबस है सामने, थोड़ा जी सर। एक्सप्लेन करेंगे तो शॉर्ट में। देखिए इसमें इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें हम लोग जो एनाटमी है, नॉर्मल एनाटमी और पैथो एनाटमी। पैथो एनाटमी का मतलब होता है जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है जॉइंट्स का, या मिसअलाइनमेंट या सबलक्सेशन जिसको बोलते हैं, या उसकी बिगड़ी हुई फिजियोलॉजी, वो डिस्कस करेंगे। बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पाइन एंड एक्सट्रीमिटी, मैंने आपको एक एग्जांपल से भी बताया था। बायोमैकेनिक्स एंड बायोडायनेमिक किसको बोलते हैं, क्या उसमें हम लोग सिखाने वाले हैं। बेसिकली ये जॉइंट्स के पीछे का जो मैनिपुलेशन के पीछे का जो विज्ञान है वो बताएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ बोन सेटिंग्स, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए जाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट, मेन सर ये हमारा असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन जो पार्ट रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का, बिकॉज बिना असेसमेंट और एग्जामिनेशन के सारे ट्रीटमेंट वेस्ट होते हैं। क्लिनिकल रीजनिंग प्रोसेस में हम लोग हर जॉइंट के मैनिपुलेशन के पीछे जो लॉजिक है, जो रीजनिंग है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पाल्पेशन स्किल में जॉइंट को पाल्पेट करके, बोन्स को पाल्पेट करके, हाथ लगा के उसका सबलक्सेशन पता करना, उसको डायग्नोसिस करना, वो सब आ जाएगा। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस एंड वन ऑफ द सेम थिंग अगेन। एंड बॉडी रीडिंग एंड बॉडी एर्गोनॉम, क्लिनिकल एंड पाल्पेशन स्किल, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्लिनिकल फाइंडिंग्स, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है पेशेंट का, क्या डायग्नोसिस में आपने फाइंडिंग किया है उसको कैसे डॉक्यूमेंट करना है अपने लेटर हेड पे और डायग्नोसिस फॉर्म में, वो सब सिखाया जाएगा। हार्ट पोस्चर एंड बॉडी एर्गोनॉमिक्स मीन्स पोस्चर ट्रेनिंग दी जाएगी, किस पोस्चर में बैठना चाहिए, उठना चाहिए, काम करना चाहिए, वो सारी ट्रेनिंग्स हैं। पोस्चर करेक्शन भी हम लोग सिखाएंगे। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, मैंने अभी बताया मेन चीज है असेसमेंट। पोस्चर असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, बॉडी जिसको बॉडी रीडिंग बोला जाता है, पोस्चर को देख के ही बॉडी का डायग्नोसिस बना देना, वो सब कुछ सिखाया जाएगा। पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ शोल्डर, रिस्ट, हैंड, फुट, नी, स्पाइन, टीएमजे एंड एक्सेट्रा, जितने भी बॉडी के सारे जॉइंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड एचवीटी एंड एलएचवीटी टेक्निक्स, हाई वेलोसिटी थ्रस्ट, लो एम्पलीट्यूड हाई वेलोसिटी थ्रस्ट के बारे में जानकारी देना, उसके बारे में डिटेल सारी पढ़ाई जाएगी। एक्सरे रिपोर्ट रीडिंग, ये जो नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस में जो एक्सरे रेडियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, ये ट्रेनिंग वहां पे एक्सरे लैब में आपको दी जाएगी, जो इस कोर्स को बहुत ही यूनिक बनाती है कि आपको एक्सरे, पैथोलॉजिकल एक्सरे और नॉर्मल एक्सरे में डिफरेंसेस, क्या क्या फाइंडिंग्स है, वो सारा कुछ बताया जाएगा। एंड काइनेसियोलॉजिकल टेपिंग थेरेपी, काइनेसियोलॉजिकल टेपिंग इसलिए जरूरी है आफ्टर अलाइनमेंट, बिकॉज जॉइंट वापस से मिस अलाइन ना हो जाए, उसको स्टेबलाइजेशन करने के लिए काइनेसियो टेपिंग की ट्रेनिंग पूरी इस कोर्स के अंदर दी जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ओके आशीष जी। स्टार्टिंग में मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था। तो ये है नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। ओके, देख लेता हूँ। ये वर्कशॉप का मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया, आप रीड कर लो। तो जो इंटरेस्टेड है मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ओके, ड्यूरेशन 28 to 30 अप्रैल। ओके, सर्टिफिकेशन का मैंने बोला था, बीएसएस का एक सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको 6 मंथ ड्यूरेशन कोर्स का, और एक सर्टिफिकेशन एनआईपीएस का मिलेगा, नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। सिलेबस सर ने कवर कर लिया। ट्रेनिंग का फीस जो है 25,000 है। ओके, 25,000 में आपका अकोमोडेशन एंड फूड जो है वो फ्री रहेगा। और अकोमोडेशन लेना ही है उधर, क्योंकि आपको अगर प्रॉपर स्टडी करना है, टाइम देना है। और उसमें हम एक और चीज इंक्लूड करते हैं कि जैसे किसी बंदे का कोई स्पेशलिटी है,
कि जैसे न्यूरोथेरेपी है या कुछ भी है इसका, तो उसके भी हम लोग बीच बीच में क्या करते हैं, हाफ एन आवर का सेशन वगैरह उनके भी अरेंज कर देते हैं, तो एक्स्ट्रा आपको उसमें नॉलेज भी मिलता है। और एक हमारा ग्रुप बनता है, लर्निंग तो स्टॉप नहीं होता है, आगे जाके आप काम कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको शेयर करना है। और ऐसा नहीं है किसी पेशेंट को डायग्नोस करते वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है तो या फिर क्या करना है, तो पेशेंट को छोड़ना नहीं है, तो तब क्या करना है पेशेंट को प्राइमरी, और फिर लीव करके 2 दिन बाद जब पेशेंट आएगा तब आप समझ के हमसे डिस्कस करके उसको ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। दूसरी बात, मेरा जो एक्सपर्टीज है, ओके, मैं तो बोन सेटिंग तो करता ही हूँ, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में या फिर आपका ओपीडी का सेटअप कम से कम खर्चे में अच्छा सेटअप कैसे लगाना है, या मार्केटिंग कैसे करना है, आपके पास कस्टमर आए इसके लिए आपको क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, तो उसके लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। ओके, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन में आपको शेयर कर दूंगा। 25,000 में ये सब है। उसमें अभी आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए हम 5,000 रुपीज का पेमेंट एडवांस करते हैं। 30 का बैच है, 30 का बैच हो गया तो रजिस्ट्रेशन स्टॉप कर देते हैं। ओके, और नेक्स्ट बैच कुछ फिक्स नहीं होता है, सब हेल्थ प्रोफेशनल है तो सबका टाइम मैच करके हमें करना होता है। बट ये ट्रेनिंग यूनिक क्यों है, क्योंकि ये ट्रेनिंग एक पैरामेडिकल कॉलेज में हो रही है। ओके, आपका अकोमोडेशन भी वही पे है, आपको अराउंड 300 टाइप्स ऑफ नॉर्मल एक्सरे और पेशेंट के एक्सरे वहां पे आपको दिखा के एक्सप्लेन किए जाने वाले हैं, अवेलेबल है आपको। ओके, सो ये ट्रेनिंग उसको एक यूनिक बनाती है। ठीक है, बाकी सिटी में ऐसा सेटअप नहीं मिलेगा, तो ट्राई कीजिए ये सेटिंग को आप ये ट्रेनिंग को आएंगे तो। ये वर्कशॉप पार्टनर है हमारे, ओके, भारत सेवक समाज, NIPS तो ही, नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। ये डिवाइन टच ये मेरा हेल्थ केयर सेंटर है, नासिक में रन होता है, अभी फ्रेंचाइजीज भी है इसका इंडिया में। और ये काउंसिल है जो अल्टरनेटिव मेडिसिन का, तो इनके थ्रू भी, इसका भी मैं कोर्स डायरेक्टर हूँ, तो इनके थ्रू भी अगर किसी को डिप्लोमा का, मास्टर डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो कंडीशंस या वो करस्पॉन्डेंस कोर्सेस है या फिर जैसे भी है वो भी आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे ये देखेंगे आप जो लोग काम कर रहे हैं, देखो ये बोन सेटिंग, स्ट्रेचिंग, टिश्यू, डीप टिश्यू मसाज, ये मेरे क्लिनिक का मैंने ऐसा बनाया है। ओके, कपिंग थेरेपी, काइनेसियोथेरेपी, गन मसाज, ये सब होते हैं, तो ये भी हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप पैकेजेस बना सकते हो। सिर्फ मेडिक जिसको पेशेंट है उसी को नहीं, तो जो पेशेंट नहीं है तो फिटनेस कंसर्न जो लोग है उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं, उनसे आपको अच्छा रेवेन्यू भी मिलता है और एक अच्छा प्रोफेशनल मॉब आपके पास आता है और रेफर भी करते हैं। ये भारत सेवक समाज के बारे में कुछ डिटेल्स है, आप वेबसाइट जाके भी विजिट कर सकते हो। तो नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश्ड इन 1952 बाय प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें बहुत से कोर्सेस है, इसका अभी हमने स्पाइन मैनिपुलेशन का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम भी रहेगा, सब चीजें। आईडी भी आप बना सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो सेंटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ट्रेनिंग वेन्यू NIPS कॉलेज कैंपस है, त्र्यंबकेश्वर रोड, नासिक में, संदीप फाउंडेशन इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने। आपको शेयर किया जाएगा सब चीजें, 20 मिनट्स का नासिक बस स्टैंड सब आ जाएगा आपको। ठीक है, और वहां से त्र्यंबकेश्वर टेम्पल हार्डली 15 मिनट्स है, तो उसका भी एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर देंगे, आप कर सकते हो। 3+1 डे ट्रेनिंग का मैंने बोला था कि एक दिन एक्स्ट्रा भी आप रुक के प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर अगर मैं हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करता हूँ नासिक में वगैरह बहुत सारे, तो अगर यदि हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज होता है तो फिर उसमें भी पेशेंट पे जो काम होता है वो भी देखने मिलेगा, और सर भी पेशेंट पे काम करके बताएंगे। तो पेशेंट कहाँ से आएंगे, तो फिर पैरामेडिकल कॉलेज के भी स्टाफ से और अपने स्टूडेंट्स भी है, हर एक किसी ना किसी को दिक्कत होती है, बराबर, तो उस पर लाइव काम रहेगा, उनका लाइव एक्सपीरियंस भी हम शेयर कर सकते हैं। ओके, सो ये है, ये भारत सेवक समाज का हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे डाला है। सो ये जो कोर्स है ना, ऐसा सर्टिफिकेशन आज के डेट में तो भी आपको कोई नहीं दे रहा है। और इसी ट्रेनिंग के लिए मैं अगर आज मार्केट में देखता हूँ जो सर का क्वालिफिकेशन है, ओके, सर का जो स्वीडन से और कनाडा से सर का जो ऑस्टियोपैथी और एरोप्रैक्टिक का क्वालिफिकेशन है, तो ये क्वालिफिकेशन के आज के डेट में 1 लाख से भी ज्यादा फीस 3-3 दिन के कैंप का चार्ज कर रहे हैं, उसमें अकोमोडेशन भी नहीं, लेकिन उसमें पर्सनली अटेंशन नहीं मिल रहा है। लोग आ रहे हैं बस समझा के चले जा रहे हैं, स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में ही सब लोग है। ओके, सो बाद में वही लोग यहाँ पे जब ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस है कि यहाँ जो सीखा उसका 10% भी वहाँ पे हम लोगों ने नहीं सीखा। तो ये आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमारा मोटो इसमें एक जेन्युइन है कि एक्चुअल हीलिंग प्रोसेस को हमें डिलीवर करना है, क्योंकि अगर गलत काम करते हो तो पेशेंट की जिंदगी खराब हो जाती है। ओके, बहुत से पेशेंट हमने देखे हैं, वैसे सिर्फ चटकाना नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में बता देता हूँ। आपको जो पेमेंट है रजिस्ट्रेशन का 5000 का पेमेंट मेरा ही नंबर है डिवाइन टच हीलिंग सेंटर करके, उस पर ट्रांसफर करना होता है। आज के इसमें वेबिनार में अगर कोई एडमिशन लेता है तो इंस्टेड ऑफ 5000 आप 2500 भी पे करते हो तो भी आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। ओके, ये व्हाट्सएप पे मैसेज सबको आया रहेगा, मैंने इंग्लिश के मैसेज को हिंदी में करवा लिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसमें भी सब डिटेल्स हमने दिए हैं। ओके, ये भी मैं जो इंटरेस्टेड है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं शेयर कर दूंगा। और एडमिशन आपको कंफर्म करना है जल्द से जल्द। 21 अराउंड 21 सीट्स तो हो गए हैं। और ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, अगर आपको वापस से अटेंड करना है ट्रेनिंग कभी, ओके, तो आप अगेन री अटेंड कर सकते हो नॉमिनल कॉस्ट में। और जिनका मैं प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता हूँ, जिनका कुछ स्पेशलिटी है, किसी फील्ड में एक्सपर्टीज है, तो उनके भी ट्रेनिंग्स वगैरह हम ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे बैच के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो जो मेरे पास है, इसके अलावा हम पंचगव्य थेरेपी, नाड़ी परीक्षण, इनके भी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एक पूरा क्लिनिक जिससे आप ट्रीटमेंट भी आप दे पाए और मेडिसिन भी अगर कुछ है, जैसे अभी शुगर के, थायराइड के पेशेंट आ रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं, बाकी भी चीजें। ठीक है, इसमें सॉफ्ट टिश्यू और मायोफेशियल रिलीज तकनीक का भी हम देखेंगे, एक इंट्रोडक्शन रहेगा आपको। ठीक है, सर के पास से तो सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पहले ये सीखेंगे, इसमें एक्सपर्टीज आ जाएंगी तो सर से रिक्वेस्ट करके। और बाकी भी फील्ड है, जैसे सर ऑस्टियोपैथी भी सर का हुआ है बराबर, तो उसके भी कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमारे इसमें आ सकते हैं, उतना तो हम नहीं जा सकते, तो वैसा भी एक थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन करते रहेंगे। ओके, देखो एक वर्कशॉप के बाद कंफ्यूज होने के बजाय, अभी बहुत से लोगों का प्रॉब्लम यही हुआ है, कहीं पे जाके वर्कशॉप करके आए लेकिन पेशेंट जब सामने आता है तो क्या करे पता नहीं चलता, या कुछ कर भी दिया मैनिपुलेशन तो पेशेंट को इतना पेन होता है कि पेशेंट फॉलोअप के लिए नहीं आता। प्रॉब्लम ये है। ओके, सो इस पे सब काम करेंगे और इसमें आपको स्पेसिफिक मैनिपुलेशन तो सिखाया ही जाएगा, उसके अलावा आपको इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन भी सिखाएंगे। जैसे किसी का नी में पेन है, सूजन है, तो नी को हाथ नहीं लगाना है, लेकिन उसके बाद आजू बाजू के, अभी उसमें ऑलरेडी स्ट्रेस है तो उसको हाथ मत लगाओ, लेकिन जो आजू बाजू के जॉइंट्स है उनको रिलीज करते हो तो उसके ऊपर का स्ट्रेस जो है कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली पेशेंट के नी का पेन जो है कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट सिटिंग को जब आएगा तो उसको हम कुछ गाइडेंस करेंगे क्या करना है उसका, जब सूजन कम हो जाएगा नेक्स्ट सिटिंग में आप डायरेक्ट मैनिपुलेशन करो। तो ये तरीके से हम काम करेंगे समझ के, तो फिर पेशेंट भी आएंगे। और काउंसलिंग का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट काउंसलिंग, तो उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको इसमें पोस्चर रीडिंग सीखने मिलेगी, कि पेशेंट को नहीं पूछना है, पेशेंट को देखते ही हमें बताना है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो उसके कुछ 4-5 स्टेप्स है, सर बोलेंगे आपको, वो करेगा पेशेंट तो हमें ऑब्जर्व हो जाएगा। फिर जब हम सामने से बोलते हैं ना पेशेंट को कि आपको तो ये प्रॉब्लम है, ये है, ऐसा है, और पेशेंट नहीं बोल रहा है, तो वही पे पेशेंट को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ही इज द ओनली पर्सन हु कैन क्योर मी। तो फिर वो आता है फॉलोअप के लिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है। तो सर का 12 साल का एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ टेक्निक सिखाने में, बाकी ये चीजों में भी, मतलब आपको सिर्फ सीखना नहीं है, आगे जाके आपका करियर भी सक्सेसफुल होना चाहिए और आपको अच्छी एक कमाई भी, आपका कमाई का जरिया भी एक अच्छा बनना चाहिए। उसके लिए जो जो जरूरी है वो सब चीजें हम करेंगे। ठीक है, तो हमने ठोकरे खाई है, वो आपको खाने की जरूरत नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस से आप जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पे। इसमें एक रेफरल सिस्टम भी रखा है मैंने, तो यदि आप रेफर करते हो किसी को तो जो भी ट्रेनिंग फीस है उसमें 10% का भी हमने प्रोविजन रखा है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, आपने ट्रेनिंग लेना जरूरी है। ठीक है, तो नहीं तो ऐसा नहीं है, जिन्होंने ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्ट लिया है उनके लिए हमने रखा है। ठीक है, इसमें देखो हम क्या क्या ठीक कर सकते हैं, गर्दन दर्द, पीठ दर्द, कंधे में दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, ओके, तनाव, गठिया, साइटिका,
सभी जोड़ों में जो अकड़न है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, ओकिक्स का स्पॉन्डिलोसिस, सबलक्सेशन, ओके, स्पाइनल कॉर्ड की जो भी प्रॉब्लम्स है वो, स्कोलोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, हिपोसाइटिस, ओके, सो ये सब है, ठीक है। हाँ, ये रजत सर रहेंगे, घनश्याम वारगड़े सर करके रहेंगे, वो आपको काइनेसियोलॉजी टेपिंग सिखाएंगे। और ये मेरा क्वालिफिकेशन है, बी बायोमेडिकल हुआ है मेरा, जो इक्विपमेंट्स आपके बनते हैं बायोमेडिकल फील्ड में, एक्सरे वगैरह सब, रेडियोलॉजिकल या जो भी है, तो ऐसा MBBS और इंजीनियरिंग ऐसा कंबाइन वो कोर्स होता है। फिर उसके बाद DNYS हुआ है, DCHT है, सब चीज़ें, और सब इम्पोर्टेंट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का गाइडेंस, वो आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर भी मैं एक सेशन लेने वाला हूँ। 25,000 ट्रेनिंग का फीस है, ठीक। सीट में पुष्टि करने के लिए 5,000 का अग्रिम दिन भुगतान करना है, ये मेरा नंबर है, इस पे आपको फोन पे या गूगल पे करके स्क्रीनशॉट मुझे डाल देना है। तो आज के डेट में अभी तुरंत वेबिनार में जो कर देंगे, वेबिनार एंड होने से पहले, तो उनको सिर्फ 2,500 ही करना, ठीक है, सीट कंफर्म हो जाएगा। बाकी सबके लिए सेम रहेगा फीस, इसमें हमें टाइम नहीं खराब करना है, 1-2 हज़ार की तरफ नहीं देखना है, काम करना है प्रॉपरली। इसमें फैकल्टीज भी बहुत इन्वॉल्व है, पार्टनर्स भी बहुत इन्वॉल्व है, तो सबको पैसा देके भी आप अगर देखेंगे तो वो कंपैरिजन में जितना कम से कम रख सके कम रखा है हमने फीस को, ये ट्राई किया है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और एक 10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन स्टॉप कर ही देते हैं हम एनी हाउ, और फुल हो जाता है तो 15 दिन पहले फुल करने का हमारा होता है, क्योंकि उसके बाद में ग्रुप फॉर्म करके आपको कुछ स्टडी मटेरियल्स वगैरह भी हम भेजते हैं, वो अगर देख के आएंगे तो और अच्छा होता है, ठीक है। सो एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 28 से 30 अप्रैल है, तो 27 के शाम को 9 बजे तक पहुंच जाना है आपको सब, जो आसपास में ही रहेंगे तो उनको सुबह 9 बजे से पहले 28 को पहुंच जाना है, ठीक है। मेरा नंबर मैं डाल दूंगा वहाँ पे, ठीक है। अभी मैं अलाउ करता हूँ सबको बात करने के लिए, कुछ डाउट्स रहेंगे अभी रिगार्डिंग ट्रेनिंग तो आपको पूछना है। वो 2,500 का कंसेशन है क्या फिर? कंसेशन नहीं सर, जो रजिस्ट्रेशन फी है ना उसमें आपको जो 5,000 अभी तुरंत नहीं होगा ना, तो अभी ऑनलाइन करना है, तो फिर 2500 कर दो और सीट बुक कर दो, ठीक है। सबको सेम लगेगा तो अच्छा रहता है सर, तो कंसेशन दे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, कंसेशन चाहिए तो आप रेफर कर दो। आशीष जी, श्रीनिवास नायडू बोल रहा हूँ जी सर, जी सर, मैंने पेमेंट कर दिया है, आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया सर। ओके ओके, व्हाट्सएप पे डाल दिए ना जी, ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ, कुछ पेमेंट डिटेल्स भी शेयर कर देता हूँ। जी सर, जयेश सर बोलिए आप। सर अहमदाबाद में कोई प्लानिंग होगा रजत सर का? सर होगा, लेकिन आज जो हाथ में है ना वो उसके ऊपर फोकस करो। अभी मेरा बताओ ना, तो ये भारत का कोई कोना नहीं छोड़ा है ऐसा ट्रेनिंग देने के लिए, तो जाते हैं हम लोग क्या अभी। और अहमदाबाद से नासिक कुछ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, आप रात में बैठेंगे आराम से तो सुबह उतर जाएंगे, ठीक है। मैंने उन्हीं एरिया में ऐड दिखाई है जहाँ से ट्रेवल्स की सुविधा है, मतलब रात में ट्रेवल करके आप पहुंच सकते हो। तो सर एक्चुअली क्या है कि को एड्रेस मिल सकता है। आवाज देखो सर, आप ट्राई करो, ट्राई योर बेस्ट, अदरवाइज मेरा नंबर तो है, मुझे मैसेज डाल दो, जो भी है डिस्कस कर लेंगे। कोई बात नहीं, हाँ, थैंक यू। क्योंकि अभी ये बैच में ऑलरेडी 21 तो हो गया, अभी सर का एक आ गया तो 22 तो हो गए सीट्स ना, और 30 सीट्स नए लेते हैं, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 15 सीट्स रहते हैं जिनको री अटेंड करना है, तो ऐसा एक 45 का बैच होता है। और वो पुराने स्टूडेंट्स का हम क्यों बोलते हैं, आते हैं लोग तो आते ही, तो उनका फायदा ये भी हो जाता है, आपसे प्रैक्टिस करवा लेने के लिए भी हमें उनका फायदा हो जाता है। कोई बात नहीं। इसमें सर कुछ क्वेश्चन आए हैं, रजत जी आप कनेक्टेड हो क्या? जी, हाँ, इसमें सर कुछ क्वेश्चंस है,
हाउ लॉन्ग स्कॉलरशिप कैन कवर? स्कॉलियोसिस हाँ क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग? हाँ, कितनी देर में स्कॉलियोसिस कवर हो सकता है? सर कुछ सेशंस लगते हैं इसमें, एक दिन में तो कुछ नहीं ठीक होता। कुछ सेशंस लगते नहीं हैं, सर, मेरा एक्चुअली डिपेंड क्वेश्चन करता था है कि कितना कॉप्स एंगल है। हाँ हाँ, नहीं यानी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हुआ है, 15-16 साल से स्कोलियोसिस है, तो उस वो कवर हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन था मेरा। सर उसमें उसमें देखना पड़ेगा, स्पाइन में फ्यूजन तो नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है, इतने पुराने प्रॉब्लम में स्पाइन फ्यूज हो जाता है, तो उसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है ये मेथड। वो एक बार रिपोर्ट देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। ओके सर। चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है पेमेंट डिटेल्स, उसमें एक लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा मुझे व्हाट्सएप आ जाएगा, आपके व्हाट्सएप से मैं रिप्लाई मेरा साइटिका का हो जाएगा उसमें? जी सर बिल्कुल हो जाएगा हाँ सर, sciatica। जो पेशेंट हाँ, वो आपको जो भी प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व करेंगे, आपको ही डेमो बना लेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। चलो मैं नजदीक हूँ नासिक के, मैं आता हूँ 28 को सुबह। जी सर जी, आप ये कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो कंफर्म, ठीक है। ओके ठीक है, हाँ, कुछ दिन कल करता ओपीडी हूँ मैं। जाएगा उसका मत सोचो, लेकिन जब स्किल आ जाएगा तो ओपीडी इतना बूस्ट होगा। जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मैंने पहले एक जगह पे ट्रेनिंग किया था, तो सिर्फ चटकाना सीखा था मैं, पेशेंट पे काम करता था, पेशेंट सामने आता था तो स्पेसिफिक काम नहीं कर पाता था, या जैसे लंबर को मैनिपुलेट करना है तो उसमें सब पूरा लंबर ही मैनिपुलेट हो जाता था, लेकिन उसी में भी वही स्टेप है, लेकिन स्पेसिफिक L4 या L5 को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, सर के थ्रू मैंने सीखा। और कुछ कुछ स्टेप ऐसे होते हैं, जैसे आप वीडियो में देखते हो कि पेशेंट का पूरा वेट अपने ऊपर लेना पड़ता है, उसको खींच रहे हैं बराबर। तो मुझे बताओ, कोई अगर मेरा हाइट जैसे 5.5 फीट है, अगर 6-6.5 फीट का 6.25 फीट का पेशेंट आ गया है, हमारे इधर नासिक में आर्मी वाले लोग बहुत आते हैं, कैंटोनमेंट के पास ही मेरा क्लिनिक, तो उसमें भी मेरा दिक्कत होता था, मेरा ही सर्वाइकल का और स्लिप डिस्क का जो प्रॉब्लम था वापस से चालू हो गया, दिन में 5 से 6 पेशेंट नहीं कर सकता था, और उसमें अननेसेसरी काम होता था, क्योंकि पता नहीं चलता था, सब स्टेप कर रहे पूरे बॉडी का करके देते थे, उसको रिलीफ आ जाता था, लेकिन फिर पेन भी होता था पेशेंट को, हमारा टाइम जाता था, एक एक पेशेंट के पीछे 45 to 1 आवर तक भी चला जाता था। तो ऐसे काम करेंगे तो फिर वो तो सेवा ही हो गई, इसमें कमाएंगे कैसे, मतलब कितना लेंगे एक पेशेंट से? 5,000 तो नहीं ले सकते आप, बराबर, 500 रुपया मैक्सिमम लेना पड़ेगा, और इसमें आपकी हालत खराब हो जाएगी, 3-4 साल में तो आप बेड रिडन हो जाओगे। तो मैं बोला यार ऐसे काम नहीं होता है, तो फिर पता चला, इसमें डीपली गया, तो फिर रजत सर के बारे में पता चला, फिर रजत सर से मिलने गया, तो मैंने देखा सर तो ऐसे क्लास में पढ़ाते हैं जिसका फीस 2-2 लाख तक है। तो सर को मैंने बताया सर ऐसा काम करना है, बाहर तो पढ़ा रहे लेकिन गलत तरीका हो रहा है, बाहर जाके लोगों की जिंदगी खराब हो रही है, लोग जाके मतलब इतना जर्क दे रहे हैं आवाज निकाल के लिए, और डिस्क बस्ट हो रहा है किसी का, बराबर, और फिर वही पेशेंट को ऑपरेट करना पड़ रहा है, तो ये सब रोकना है कहीं पे, तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा। तो ऐसा सोच के फिर हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट बैच हमने इंदौर में लिया, क्योंकि सर का ओपीडी डिस्टर्ब ना हो। फिर अभी सर ने तैयारी दिखाया कि 3 दिन में डेडिकेटेड ट्रेनिंग के लिए देता हूँ, ओपीडी कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, तो इतना सर ने इनिशिएटिव लिया है तो अपना भी काम बनता है, तो इसीलिए मैंने फिर डिजिटल मार्केटिंग वगैरह स्टार्ट किया। इसमें मेरा भी बहुत समय जाता है, कि मेरा भी ओपीडी देखेंगे तो रात को 10-10 बजे तक चलता है, लेकिन आज का सब वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। आज दोपहर में हमने रिवीजन सेशन भी रखा था, सर ने ही लिया था, और वापिस 4 से 6:30 बजे तक सेशन लेने के बाद वापिस सर आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो इतना टाइम शायद से ही हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें सर का इतना टाइम मिल रहा है और अभी भी कनेक्टेड है वो, ठीक है। तो सर के पास से जब सीखने आए तब मेरा ओपीडी इतना बूस्ट हुआ कि मैं कैंप्स लेने लगा, तो एक एक दिन में 150-150 पेशेंट में करता हूँ, लेकिन पूरा बेड पे लिटा के ही पूरे बॉडी का स्पाइन मैंने बॉडी के पूरे जॉइंट्स का मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। पेशेंट को बेड पे ही लिटाना है, उसको उठाने की भी जरूरत नहीं है। और जब कोई पेशेंट आता है मेरे पास ओपीडी में, या फिर आप इसमें भी देखेंगे कैंप में, तो 5 मिनट में हम एक पेशेंट को निकालते हैं, लेकिन उसको 100% पेन रिलीफ देते ही है। ओके, अच्छा, हाँ, विद द यूज ऑफ टूल ओनली, हाथ भी नहीं। टूल क्या है? लकड़ी का टूल होता है,
ओके, सिंपल है, मैं अवेलेबल करवा दूंगा ट्रेनिंग में। तो ऐसे ऐसे चीजें सर ने हमें बताई है। तो जैसे आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, आप 10 मिनट में उसको अगर फ्री कर रहे हो, तब दिन में आप 40-50 पेशेंट करेंगे तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होगा और एक करियर के हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो ये काम हमें सीखना है। ये पर्सपेक्टिव बदल गया सर के पास जाने के बाद, और लाइफ भी मेरा आसान हो गया। 50 पेशेंट भी हो जाता है तो भी, मतलब कैंप में 150-150 पेशेंट करते हैं, लेकिन फिर भी टायर्डनेस नहीं है। ओके, क्योंकि जो मजदूरी नहीं हो रही है, ऐसा स्मार्ट वर्क हो रहा है। तो इसमें हमें जाना है। सर आपका वॉइस कंप्लीट नहीं आ रहा है। सर आपका आशीष नेटवर्क का इशू रहेगा, आई थिंक सो। बाकी सर लोगों को आ रहा वो है ना? थायराइड के ऊपर कुछ कर सकते हाँ हैं सर, ये भी मैं बता दूं, पेमेंट हो रहा है वो मैसेज डालते जाओ, बाद में हो जाए कंफर्मेशन, बाकी चीजें चलती रहेगी यहाँ पे। रजत जी, आपको लीव करना है कर सकते हैं, हाँ, या आपका है टाइम तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर ने हमें जो है, आप शुगर का पेशेंट है या थायराइड का है, उसको भी स्पाइन मैनिपुलेशन के टेक्निक्स के थ्रू आप क्योर कर सकते हो। तो ये भी सर ने हमें सिखाया कि विदाउट एनी मेडिसिन, एनी प्रॉब्लम, यू कैन ट्रीट विद द हेल्प ऑफ बोन सेटिंग एंड स्पाइन मैनिपुलेशन। ओके, सो ये डीपली कंसेप्ट है। सर का नॉलेज तो बहुत डीप में है, जब आप आएंगे तो पता ही चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे अच्छा लगा सर का पढ़ाने का तरीका। तो सर ने कुछ ऐसे गेम्स डिजाइन किए हैं, बराबर, या फिर ऐसे सर पढ़ाते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में भी बंदा समझ जाएगा के क्या करना है एग्जैक्टली, और कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आगे जाके एज पर द पेशेंट, ऐसा नहीं है कि स्टेप ऐसा ही करना है। उसमें लीवर फलक्रम का एक कंसेप्ट होता है, वो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स आप आपका स्टेप्स मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, कंसेप्ट समझना जरूरी है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर 3 दिन में समझ में आएगा क्या, या फिर मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे समझ में आएगा कि, लेकिन वो नहीं, हमें कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। और जो डॉक्टर नहीं है उनको 90 पेशेंट तो उनके है ना, 10 पेशेंट उनके नहीं है, वो छोड़ देने उनको, बराबर। तो वो बाकायदा आपको नोट डाउन करवा के वो केस बताते हैं कि कौन सी केस आपके लिए नहीं है और कौन सी केस इधर बैठे हुए डॉक्टर्स कर सकते हैं। और वो आपको भी डिफरेंस समझ में आता है कि उनको समझ में आ रहा है और आपको पता लग रहा है हाँ मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें है उसमें। ओके, तो वो केस में क्या करना है, उसको रेफर भी तो करना है ना, कैसे करना है क्या, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये जो चीजें है ना, स्लिप डिस्क, साइटिका, स्पॉन्डिलोसिस, नी रिप्लेसमेंट, हर घर में पेशेंट है। आपको मैं बोलता हूँ, आपके एरिया के 200 घर भी अगर आपके हो गए ना रेगुलर, तो इतना काम आएगा कि आप थक जाओगे। ठीक है, तो हाँ, बहुत बढ़िया है ये फील्ड, करियर के हिसाब से उठा सकते हैं लोग, और लॉन्ग टर्म ही है। आगे जाके ये बहुत बूस्ट होने वाला है। आगे जाके अभी हम लोग यूनिवर्सिटी से कोलैब करके कोर्स भी डिजाइन करके लॉन्च करने वाले हैं, डिप्लोमा, और आगे जाके डिग्री में भी इसको देखेंगे। तो काम चल रहा है, जो जितना काम मैंने किया है इसके ऊपर, कि इसको एक लीगल प्लेटफॉर्म मिल सके और एक जेन्युइन ट्रेनिंग मिल सके, शायद ही किसी ने किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से भी ऑफर्स आ रहे हैं कि सर आप ऑर्गेनाइज कीजिए, क्योंकि हमने आपका काम देखा, और मेरे स्टूडेंट्स का भी वो रिव्यू देखते हैं, सर का रिव्यू देखते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो हिचकिचाहट मत रखिए, कुछ आ जाइए, ट्रेनिंग कर लीजिए, और करियर आपका डे 1 से करियर स्टार्ट हो जाएगा। और आप अगर आपके एरिया में कैंप रखते हैं, आपको, आप जब भी कोई सेटअप कर रहे हैं तो हमें बताओ, आपके एरिया में कैंप ऑर्गेनाइज करवा देंगे। उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना है, जो भी है, वो मेरे जो टीम है वो आपको सपोर्ट कर देगा। आपके एरिया के पूरे 3 किलोमीटर का रेडियस में हर घर में ऐड दिखा देंगे, आपके पास पेशेंट आएंगे। ओके, सो उनको फ्री कैंप में कैसे ट्रीट करना है, फ्री कैंप में भी हर एक पेशेंट से आप 100 रुपीज तो ले ही सकते हो। ओके, उसका टेक्निक क्या है, क्या उसको करना है, वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। तो ये प्रोसेस से मैं गया हूँ। तो बहुत सारे एनजीओ के साथ में भी काम करता हूँ, मेरा खुद का भी हेल्थ कैंप लेता हूँ, और विश्व हिंदू परिषद के साथ में भी मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट का पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसको भी उनके थ्रू कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो ये काम आप भी करेंगे तो डेफिनेटली आपका ओपीडी भी बढ़ेगा। कोई डाउट रहेगा पूछ लो। डेट एंड प्लेस पूछ रहे हैं। डेट 28 से 30 अप्रैल है, और प्लेस है नासिक। नासिक में ही है, नासिक त्र्यंबकेश्वर रोड। नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्यादा डिस्टेंस नहीं है,
हाफ एन आवर में पहुंच जाते हैं, तो एग्जैक्टली मिडल में है वो। ठीक है, वो पेपर्स क्या क्या लगेंगे आपको? पेपर्स सर आपका जो अभी बीएसएस का और एनआईपीएस जो है ना, तो उसमें हमें बाकायदा आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका एक सॉफ्ट कॉपी भेज देना है आपको, फोटो और आधार कार्ड भेज देना हाँ, है, और आपका जो भी अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है लेटेस्ट, हाँ, उसका कुछ प्रूफ भेज हाँ, देना है, या फिर वो आप स्पॉट पे आके भी दे सकते हैं। लेकिन अभी केवाईसी के लिए आपको एक आधार कार्ड और आपका फोटो तो मुझे भेज देना है, फोटो सर्टिफिकेट पे भी आएगा आपका। ठीक है, और ओके, दूसरी एक चीज, हम लास्ट डे में क्या करते हैं, एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं छोटा सा, तो उसमें एक्चुअली सर चेक करते हैं कि कौन बंदा कितना सीखा है, क्या कौन से लेवल पे है। तो जिसको जरूरत है उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए वो लास्ट के 2 आवर्स भी हम लोग रखते हैं। तो जिसको जो जरूरी है सर वापस से उसको रिवाइज करवाते हैं और उससे करवा लेते हैं। तो ये भी चीजें हम लोग करते हैं। तो ऐसे बहुत ही गिनाते जाऊंगा तो बहुत आपको एडवांटेजेस में भी बता सकता हूँ, लेकिन ज्यादा एडवांटेजेस बताना भी ठीक नहीं रहता, लोगों को लगता है ये इसको जरूरत है, अच्छा, अच्छा, बराबर। तो जरूरत हाँ, किसकी है वो हम देखेंगे, खुद डिसाइड करेंगे, स्किल अपग्रेड करेंगे और करेंगे काम। एक ट्रेनिंग की बात नहीं है, इसके आगे बहुत है। अभी सर और मैं मिलके एक नाड़ी परीक्षण और ये बोन सेटिंग, इसका कंबाइन एक कोर्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको नाड़ी परीक्षण भी सिखाया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को पूछने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। ठीक है, आप नाड़ी से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका प्रॉब्लम क्या है, स्वेलिंग क्यों है। तो उससे क्या हो जाएगा, और फिर आगे जाके विसरल ऑर्गन जो होते हैं बॉडी में, ओके, जैसे किडनी, लिवर, पैंक्रिया, ये सब चीजें है, डायफ्राम है, तो उनको भी हम एक्सटर्नली सेटिंग कर सकते हैं, और नाभि चिकित्सा भी उसमें कवर करेंगे। तो ये चलते रहता है आगे जाके। अभी मेरा ऑलरेडी पंचर हो गया, मेडिसिन में भी कैंप्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, बीएसएस के डिप्लोमा कोर्सेस है, वो भी ऑर्गेनाइज करते हैं सेशन, उसमें भी बहुत एक्सपर्ट है अपने पास। तो कोई भी स्टेज का कैंसर रहे आपके पास, आप ट्रीट कर सकते हो। तो उसमें स्पेशल कैंसर का भी एक कोर्स डिजाइन करके काम कर रहे हैं। तो उसमें मैंने रिजल्ट्स देखे हैं कि मतलब थर्ड स्टेज पे 3 बार केमो किया है, लेकिन जब पंचगव्य औषधि स्टार्ट करते हैं तो 15-15 दिन में उनका जो ट्यूमर है वो 40% तक रेड्यूस होते हुए देखा है। तो डॉक्यूमेंट्रीज भी हम रेडी कर रहे हैं, आगे जाके सबमिट भी करने वाले हैं। तो है ऐसा बहुत वास्ट है। तो इसमें सिर्फ थेरेपी नहीं, आगे जाके मेडिसिन भी आपको सिखा देंगे। तो जितना पैसा आप थेरेपी से कमाएंगे, तो पेशेंट बाहर जाके मेडिसिन तो लेता है, और पेशेंट का साइकोलॉजी भी है, मेडिसिन के बिना उसको एक फील नहीं आता है। तो उसको एक डाइटरी सप्लीमेंट भी दो, और पेन मैनेजमेंट के लिए भी उसको आप अर्क होते हैं, ओके, टैबलेट्स होते हैं, वो खुद बना के भी आप दे सकते हो। तो जिससे आपका क्या है, पेशेंट उतने ही रहेंगे, लेकिन आमदनी जो है आपकी दुगनी हो जाएगी। सिर्फ आमदनी तो की बात नाड़ी नहीं, परीक्षण रीजनेबल का प्राइस में भी हम पेशेंट को दे पाएंगे। जिससे हम दवाई से भी अगर 2 पैसा वो दे रहा है, तो जहाँ पे उसका हम एक सिटिंग के लिए 500 ले रहे हैं, तो उसको 300 भी कर सकते हैं। तो ये तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मेरे नाड़ी इसमें परीक्षण मैंने का क्या किया सेशन है, भी रहता है इसमें? क्या है संजय सर? नाडी परीक्षण का सेशन घेणार आहे याच्यामध्ये? नाही नाही, याच्यामध्ये नाही सर, ते डीप आहे ना। नाड़ी नाड़ी परीक्षण का तो पूरा 3 दिन सिर्फ नाड़ी परीक्षण ही चलता है, वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, अभी सब नहीं खाना है ना बच्चे का। अभी स्टेप ओके, बाय ठीक स्टेप है, जाएंगे, मेरे कोर्सेस है इसमें। अभी एनआईपीएस के साथ में कोलैब करके मैंने वो सब कोर्सेज डिजाइन कर रहे हैं। और नेचुरल फार्मिंग में भी मैं ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ, साइंटिस्ट है मेरे पास जो नेचुरल गो आधारित कृषि पे काम करते हैं। तो आगे जाके एक कंसेप्ट है कि सिर्फ आहार से आरोग्य, ये ट्रेनिंग भी आपको हम देने वाले हैं। लेकिन आहार में क्या देना है, ये केमिकल वाला नहीं देना है ना उसको। तो पहले तो मुझे हाँ, उसका प्रोड्यूस चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। तो मैं किसानों को ट्रेनिंग करके उनका जब रेसिड्यू फ्री लैंड हो जाता है, 3 महीने में कर लेते हैं हम उसको, फिर उसमें जो वेजिटेबल्स वगैरह आते हैं वो हम पेशेंट को देते हैं। तो अभी पीसीओडी का पेशेंट था, उसको हमने जो शेपू आता है, शेपू का जूस उसको बोला था सुबह लेने के लिए, आधा ग्लास सिर्फ। तो उसका जो सिस्ट था वो लगभग 15 दिन में ही वो 30% से रिड्यूस हो गया शायद उसका। और धीरे धीरे 2 महीने में तो पेशेंट क्लियर हो गया। लेकिन कौन सा, जो गो आधारित कृषि में हुआ है, जो लैंड में वो पूरा 108 तत्व आ रहे हैं, गाय के अंदर जो 33 टाइप्स ऑफ तत्व है वो सब आ रहे हैं जमीन में, और फिर हमें मिल रहा है जो पहले खेती होती थी। तो ऐसे अमेजिंग रिजल्ट है वो, तो मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, और मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी दूंगा आपको।
तो इसी में करना है। तो मैंने मेरा लाइफ डेडिकेट इसीलिए किया है कि जो गाय का साइंस है, गो विज्ञान, वो हर एक घर तक पहुंचे और उसके थ्रू अपना आहार भी ठीक हो जाएगा और दवाइयाँ भी प्रॉपर मिलेगी, हेल्प भी मिलेगी। और दूसरी बात, जो पारंपरिक चिकित्सा है, ओके, उसको भी हमें हर घर तक लेके जाना है। तो इसका कंबाइन करके हमें काम करना है। तो इसमें पैसा भी बहुत आएगा, आप सोच नहीं सकते इतना पैसा है। और पैसे का क्या, अल्टीमेटली वही आता है दिमाग में, लेकिन एक स्लो प्रोसेस भी नहीं बोल सकते, रिजल्ट इतने फास्ट है, वो बढ़िया है। कोरोना में तो सिर्फ एक घृतनस्य करके आप बनाते थे हम लोग, तो उस पे ही पेशेंट को ट्रीट किया है। बहुत से बढ़िया बढ़िया है चीजें, देखेंगे, अभी टाइम कम है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कितने आ गए वो भी देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन पूछिए, किसी को रहेगा या फिर लीव कर। सर उमेश बोलतो. हाँ उमेश सर बोला. उद्या 7ची गाडी पकडणार आहे मी. हाँ ते बोलो ना सर आप. उमेश जी आ रहे हैं नाड़ी परीक्षण सीखने के लिए मेरे साथ सांगली में. ओके, वहाँ पे प्रतीक भिड़े करके है, वो सर वेद मूर्ति है, मतलब 8 साल के थे तब से वेदों का अभ्यास शुरू किया था उन्होंने, और पूरा साइंस और ओपीडी भी चलाते हैं, बहुत बढ़िया है, ऑल ओवर इंडिया में फेमस है वो. उनके पास हम सीखने जा रहे हैं. सांगली में? हाँ सांगली में वाटेगांव करके है, वहाँ पे मोरिया गो संवर्धन करके है सर. इंटरेस्ट, आप आएंगे ट्रेनिंग का तो ये सब चीजें शेयर हो जाएंगी. और मैंने भिड़े जी को इनवाइट किया है ये ट्रेनिंग में नासिक में, तो नाड़ी परीक्षण जैसे कोई इंटरेस्टेड है, एक सेशन लेने बोल देंगे उनको. ठीक है. मैं बांसवाड़ा राजस्थान के. डेट और प्लेस बताया ना सर मैंने, नासिक में है और 28 से 30 अप्रैल है. बांसवाड़ा में तो हमारे नवोदय विद्यालय है उधर, मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो बांसवाड़ा के लड़के आते थे थाने डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने के लिए 9th स्टैंडर्ड में, थाने के उधर जाते थे. बढ़िया है. और श्रीनिवास जी आपका आपने कर लिया क्या रजिस्ट्रेशन? सर ये फॉर्म फिलअप करना है अभी नहीं ना? क्या म्हणता सर? सर मैं पूछ रहा हूँ कोई फॉर्म फिलअप करना है क्या अभी नहीं ना? फॉर्म नहीं फिलअप करना है, आपने पेमेंट किया है ना? जी जी. स्क्रीनशॉट डाल दिया ना. आपको कल मेरे स्टाफ का कॉल आ जाएगा, ओके, आपको गाइड कर लेंगे पूरा. ठीक है. जब 5000 और ब्रैकेट में 2500 लिखा है सर, उसका क्या हाँ मतलब? सर 5000 नॉर्मल है. जो आज के वेबिनार में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो 2500 भी पे करते हैं तो भी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड है, क्योंकि तुरंत नहीं होता ना पैसा, तो मैंने हाफ में कर दिया उसको. 5000 भी करते तो भी प्रॉब्लम नहीं ना, अल्टीमेटली देना तो वही है, लेकिन अभी 5000 नहीं होता है सडनली, तो फिर मैंने 2500 भी आप करते हो तो भी आपका रजिस्ट्रेशन फूड एकोमोडेशन का क्या है सर? उसी में इंक्लूड है. जो कॉलेज का कैंपस है उसी में हमने लेडीज और जेंट्स के लिए फैसिलिटी रखा है रहने का. रजिस्टर क्लास लेने वाले हैं वहाँ पे? हाँ रजिस्टर लेने वाले, रजिस्टर भी रहेंगे हमारे साथ 3 दिन. अच्छा अच्छा. ओके, तो ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है. बाकी जगह पे होटल में क्लास रखते हैं, 4-6 घंटा पढ़ा के गायब हो जाते. यहाँ पे आपको 24 आवर्स हम आपके ही साथ में है, और मैं यही इस पे करता हूँ क्योंकि हमें सच में काम करना है, सच में सिखाना है. और हम जितना टाइम आपके ऊपर 3 दिन देंगे ना, उतना हमारा टाइम बचेगा आगे जाकर. ओके, ऐसा है, क्योंकि अभी रुकना नहीं है. अभी इसमें क्या है, बहुत मार्केट खराब कर दिया लोगों ने, तो हमें रुकना नहीं है. अभी जेन्युइन काम करना है तो फिर करना है. ठीक है. और इसमें अकोमोडेशन में फूड वगैरह सब रहेगा, आपको चाय नाश्ता सब रहेगा. अकोमोडेशन लेना है नहीं लेना है ये ऑप्शनल है, वो फ्री में मिल रहा है. अकोमोडेशन नहीं भी ले रहे तो भी 2 वक्त का खाना और चाय नाश्ता तो लेंगे, उसका ही तो सब खर्चा रहता है. बाकी गद्दा चादर उसका थोड़ी ना ज्यादा खर्चा. और रहना ही उधर रहेंगे तो बहुत सीखने मिलेगा. ठीक है.
और कोई ऐसा है जिनको करना है रजिस्ट्रेशन लेकिन कुछ क्वेरी बाकी है तो रुके है? नवीन जी, आपका डाउट क्लियर हो गया? नवीन उपाध्याय जी? हाँ हाँ बिल्कुल। जी सर। लिंक मैं इसमें है ना सर? अभी वो हो जाएगा। ओके सर, ओके। लिंक ये ट्रेनिंग में यही खासियत है कि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में है एक्सरे मशीन और वो सब अपने को रेडी रहेगा। उन्होंने इतना भी बोल दिया किसी जॉइंट को आपको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तुरंत जाके एक्सरे निकाल लो और एनाटॉमी सीख लो। और मैं यहाँ पे आपको मैंने चार्ट्स मंगवाए हैं एनाटॉमी के, तो वो सब मैं एक जंबो स्कैनर पे स्कैन करके भी आपको प्रोजेक्टर पे अवेलेबल करने वाला हूँ, जो किसी ट्रेनिंग में नहीं होता है। ओके, तो सीखने में आपको आसानी होगी। और वो इमेजेस भी मैं आपको दूंगा, वो एक इमेज स्कैन करने के लिए 500 रुपये लगेगा, वो भी आपको दूंगा। तो जितना हो सकेगा आपको प्रोवाइड करेंगे। और आगे भी आप आ सकते हैं, किसी को लगता है मुझे एक्सपर्टीज चाहिए, कभी भी मेरे क्लिनिक पे आओ, 2 दिन रहो, मेरे घर पे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख के जाओ। ठीक है, मैं तो कैंप्स ऑर्गेनाइज करता ही हूँ, कैंप में बुला लूंगा, तो एक बार आप एक दिन में 50 पेशेंट निकाल लेंगे ना, हाथ बैठ जाएगा आपका। और जो पेशेंट आप करेंगे वो पेशेंट से हम 100 रुपीज नहीं लेंगे, वो 100 रुपीज आपको देने हैं एनजीओ को, क्योंकि 100 रुपीज भी लेगा पेशेंट को कुछ तकलीफ पेन तो होता ही है, तो वो फिर आएगा। हम लोग इनडायरेक्ट करते हैं, अभी हमारा हाथ बैठा है तो हमें फ्री में किया है तो पेशेंट नहीं आएगा चिल्लाती हुई, वो बोलेगा नहीं गया था फ्री में कर। ठीक है, तो क्या आप तो करके जाएंगे और फिर वो आएंगे हमारे पास। ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन ही काम होगा सर। ओके, बाकी तो कुछ नहीं है। और कोई डाउट? ओके, तो करो काम। और पेशेंट आएंगे कि नहीं आएंगे ये अभी मत सोचो, ये मुझ पे छोड़ दो। इतने इंक्वायरीज आते हैं ऑल ओवर इंडिया में, हम रेफर करते हैं, सब पेशेंट हमें नहीं चाहिए, जो हमसे है वही नहीं हैंडल हो रहे। अभी नासिक में ही मैं तीन लोगों को और एक सेंटर ओपन करने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई आप डिवाइड कर लो पेशेंट, आप ले लो, ऐसी चीज है। तो उसमें क्या है, हर घर में पेशेंट है, हर घर में क्या मतलब सभी। अभी कोरोना के बाद में तो हर व्यक्ति आपका पेशेंट, और इसमें क्या नहीं कर सकते हम, माइग्रेन से लेके बाकी जिसका एनाटॉमी बिगड़ा है वो तो पेशेंट ही है आपका। लेकिन अभी थायराइड, बीपी, शुगर, माइग्रेन वाले पेशेंट भी अपने पेशेंट है। तो अभी क्या है, और हिल हिल का प्रॉब्लम होता है, वो बोला वो भी आज के डेट में बहुत हो रहा है। और एवीएन के और टीएमजे के पेशेंट आपके पास आएंगे। ओके, तो एवीएन में भी आपने सिर्फ एवीएन भी टारगेट कर लिया ना, तो भी प्रॉपर आप क्योर कर रहे हैं, विदाउट ऑपरेशन आप एवीएन को ठीक कर रहे हैं, तो भी आपके पास लाइन लग जाएंगी। ऐसा है। कोई एक नी रिप्लेसमेंट का अभी हमने लिया है कि नी विदाउट, कितना भी सीरियस रहेगा, 80 एज भी रहेगा तो भी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं, हम लोग करेंगे बराबर। और कर रहे हैं, उसमें बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अभी एक प्रोटोकॉल बन गया है, पंचगव्य औषधि और थेरेपी और टेपिंग और प्लस बोन सेटिंग के साथ में करते हैं, तो रिजल्ट मिल रहा है। तो अभी वो नी के पेशेंट का ही ज्यादा मेरे पास फ्लो बढ़ गया है, तो ये मिलेंगे ही आपको। कोरोना के बाद जिन्होंने वैक्सीन लिया है या फिर रेमडेसिविर लिया है या घर पे बैठ के ज्यादा काढ़ा भी लिया है, तो भी पेशेंट हो गए लोग। ठीक है, और इसमें आप जब भी पंचगव्य का मैं आपको बोल दूंगा, तो आपके पास कुछ पेशेंट आते हैं कि जिनको हीट बढ़ गया है बॉडी का, बवासीर का प्रॉब्लम हो रहा है, या थायराइड है, या शुगर के लिए तो एक रामबाण अपने पास है, अर्क है, और एक चूर्ण आता है, बस उतना देना है पेशेंट को। 2 दिन में शुगर चेक करने बोलो, 400 का 190, 180, 170 आ जाएगा पेशेंट। तो ऐसे भी रेमेडीज है अपने पास, वो भी मैं आपको दे दूंगा, जरूरत है तो मैं भेज भी देता हूँ दवाइयाँ जहाँ से मैं मंगवाता हूँ। तो वो भी पेशेंट आपको नहीं छोड़ने हैं, जैसे पेशेंट के साथ में कोई आता है ना, उसको भी पेशेंट बना लेना है बराबर ऐसा। तो ये मैं जब मैं सेशन लूंगा ना आपका, तो इसमें मैं कवर करूंगा कि इनकम पे फोकस कैसे करना है और जेन्युइन काम करना है। आपका कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप नंबर सेम ही है क्या? सेम ही है सर, सेम ही। ओके, ओके ठीक है चलिए। एक ही नंबर है मेरा, 12 साल से। ओके सर, थैंक यू।
ओके, चलो गुड नाइट. हॅलो. हा विशाल सर बोला. सर पेमेंट केलंय मी. ओके ओके, ठीक आहे, चेक करतो मी व्हॉट्सअप. हा व्हॉट्सअपला टाकलंय, स्क्रीन शेअर केलंय तुम्ही, स्क्रीनशॉट टाकलंय. हा एक मिनिट, सगळे व्हॉट्सअप चेक करून घेतो मी. सर नाव पण पाठवून द्यायचं ना खाली. ओके सर, टाकतोय. मला कळेल. विशाल, ओके आले. श्रीनिवास नायडू सर, ओके कंफर्म हो गया. शेलार सर तुम्ही केलं नाही का? नाशिकचे कोण होते? ओके, गुड नाइट. ओके सर.